नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बावजूद कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई है। आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहा हूं मैं। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। दरअसल बीजेपी तो 3 सीएम में से एक का भी नाम अब तक तय नहीं कर पाई है, लेकिन उधर कांग्रेस के जीते हुए राज्य तेलंगाना में नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज शपथ भी ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो कांग्रेस के नेता शामिल हुए इस कार्यक्रम में। और इसके साथ साथ सोनिया गांधी ने खुली जीप में रेवंत रेड्डी के साथ लोगों का अभिवादन किया और ये संदेश दे दिया कि आगे लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस इसी दम के साथ लड़ेगी। इस बार कांग्रेस ने जैसी टक्कर बीजेपी को दी है, उससे असल में बीजेपी भीतर ही भीतर डर रही है। दरअसल कांग्रेस को मिजोरम के अलावा चारों राज्यों में बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं। इस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 4 करोड़ 90 लाख वोट जो हैं वो कांग्रेस को मिले और 4 करोड़ लगभग 80 लाख वोट, यानी 10 लाख वोटों का अंतर, 9 से 10 लाख वोटों का अंतर इन चारों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन बीजेपी की सीटें ज्यादा आई हैं, इसीलिए जीत उसके नाम हुई 3 राज्यों में खासकर। हालांकि बीजेपी को मिली जीत असली है या नकली, इस पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। खासकर ईवीएम को लेकर इस बार कई गंभीर आरोप लगे हैं कि बीजेपी ने अपनी जीत के लिए ईवीएम का गलत इस्तेमाल किया है। बीजेपी इस सवाल को हमेशा टालती आई है, लेकिन अभी जो आंकड़े पेश कर सवाल उठ रहे हैं उनसे पीछा छुड़ाना बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं होगा, आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। दरअसल दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, भूपेश बघेल जैसे कई नेताओं ने ईवीएम की गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं और आज तो भूपेश बघेल ने कहा है कि जैसे ही ईवीएम के बारे में बात करो तो बीजेपी को सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है। आइए जरा सबसे पहले भूपेश बघेल ने इस मसले पर कहा क्या है सुन लेते हैं, आपके सामने उस बात को रखते हैं हम, और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ईवीएम का मसला भी और मसला यह भी कि बीजेपी से कैसे कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई है। पहले सुनिए भूपेश बघेल कह क्या रहे हैं। जैसे ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है। तो इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो अब वो तो आगे बात होगी तो आप सबके सामने होगी। तो जैसे ही ईवीएम की बात करो बीजेपी को इतनी तेज मिर्ची क्यों लगती है, कह रहे हैं भूपेश बघेल, एक्स सीएम छत्तीसगढ़। आप जानते हैं कि इस बार कई जगहों पर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे निकली, लेकिन ईवीएम की पर्चियां बीजेपी के नाम हो गईं। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जोशी ने तो यहां तक सवाल उठा दिया कि मतगणना के लिए टेबल पर पहुंची ईवीएम 90% चार्ज कैसे थी, क्योंकि अगर वोटिंग वाले दिन इस्तेमाल की गई ईवीएम की बैटरी लगभग डिस्चार्ज हो जाती है, आप जानते हैं, यानी 90% चार्ज रहने की कोई गुंजाइश तो बिल्कुल ही नहीं रहती। और आपको याद दिला दूं कि अभी कुछ वक्त पहले आरटीआई में देश में ईवीएम बनाने और आपूर्ति करने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो ईवीएम बनाती है, उसने जानकारी दी थी कि साल 2016 से साल 2018 के बीच देश में 19 लाख ईवीएम लापता हो गई हैं। इसीलिए सवाल तो उठता है कि आखिर ये लापता हुई मशीनें कहां गईं और इनका क्या इस्तेमाल हो रहा है। क्या सरकार को यह पता नहीं लगाना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। आप खुद सोचिए, जब देश में वीआईपी लोगों के फोन हैक हो सकते हैं, एम्स के कंप्यूटर हैक हो सकते हैं, लाखों लोगों के डाटा को बाहर बेचा जा सकता है, तो फिर ईवीएम से छेड़छाड़ कैसे नहीं हो सकती? तकनीक का दुरुपयोग करने के जो तरीके हैं वो हर रोज इजाद हो रहे हैं। और ऐसे में क्या केवल पुरानी दलीलों पर या पुरानी दलीलों का सहारा लेकर रहा जा सकता है? अगर लोकतंत्र और पारदर्शिता का ख्याल रखना है तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल पर फिर से विचार करने से परहेज क्यों किया जा रहा है? अभी 2 दिन पहले ही संजय राउत ने भी ईवीएम के मसले पे अपनी बात रखी थी। आइए जरा संजय राउत जो शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से हैं और सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है ईवीएम को लेकर, ये भी सुन लेते हैं। और इसके अलावा ईवीएम पर बहुत सारी बातें लगातार आती रही हैं और ऐसा नहीं है कि इस वक्त जब कांग्रेस अगर कहीं पिछड़ जाती है तो कांग्रेस ही इसकी चर्चा करती है। 2009 का चुनाव आप याद कीजिए,
वहाँ पर जीबीएल नरसिम्हा राव उन्होंने अपनी एक किताब लिख ली थी ईवीएम को लेकर के और हैकिंग को लेकर के एक पूरा का पूरा प्रतिनिधि मंडल जो है वो जाकर के मिला था चुनाव आयोग से भी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। तो ये तमाम बातें यहाँ बहुत कुछ कहती हैं, इसलिए भी ईवीएम पे चर्चा होनी चाहिए। और हमारे तमाम साथी लगातार कहते हैं कि आप ईवीएम पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं, 19 लाख ईवीएम आखिर कहाँ गई, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। लेकिन चुनाव वाले दिन, मतगणना वाले दिन जब रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में नहीं आया तो उसके बाद क्या कुछ कहा संजय राउत ने, जरा वो सुन लीजिए। और जो निर्णय आता है वो स्वीकार करना चाहिए, चाहे ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से। तो कल जो ईवीएम के माध्यम से जनादेश मिला है, ईवीएम आदेश, वो भी हम लोकतंत्र का आदेश मानकर स्वीकार करते हैं, चाहे ईवीएम पे विश्वास हो या न हो। लोग तो आश्चर्य और आज भी सदमे में है कल के रिजल्ट के बाद भी, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन ईवीएम का जनादेश है। दूसरी बात, मिजोरम का आज आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत प्राप्त हुई है। अगर जीता है तो हम उनका अभिनंदन करेंगे, जीते हैं तो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नड्डा जी हो। तेलंगाना का भी निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां भी मोदी जी गए थे, वहां भी अमित शाह ने डेरा डाला था, वहां नड्डा साहब भी गए थे, पूरी बीजेपी वहां भी उतरी थी। फिर भी बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिली है। और वहां राहुल गांधी ने तेलंगाना में बहुत जोर से प्रचार किया था और राहुल गांधी और उनकी पार्टी की जीत हुई है, तो उनका भी अभिनंदन करता हूं। अब आपका जो सवाल है, किसका डोमिनेंस बड़ा है, किसका एरोगेंस बड़ा है, किसके बार्गेनिंग पावर बड़ी है, वो हमारा प्रश्न नहीं है। कल के तो ईवीएम की जीत, ये कह रहे थे यहां पर संजय राउत। ये जो बैलेट पेपर और ईवीएम की बात आ रही, ईवीएम की जीत, लगातार ईवीएम के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर सवाल या निशान लगाए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? दूसरी तरफ आप देखिए कि बीजेपी अगर मानती है कि लोग उसे पसंद करते हैं तो फिर बैलेट पेपर हो या कुछ और पारदर्शी तरीके को क्यों नहीं अपनाया जा सकता है। इसमें अगर बैलेट पेपर है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा और वक्त लगेगा और इसके साथ मतपत्रों की गिनती के लिए ज़्यादा लोगों को काम पर लगाना पड़ेगा। मगर इतनी निश्चिंतता तो रहेगी कि वोटिंग जो है वो पारदर्शिता के साथ हुई है, यानी मतदान पारदर्शिता के साथ करवाया गया है। लोकतंत्र की खातिर क्या बीजेपी इस सुझाव को मानेगी, ये देखना होगा। वैसे ईवीएम की मुसीबत ही बीजेपी पर अकेली नहीं है। 3 राज्यों में अब तक सीएम का नाम तय नहीं कर पाना भी बीजेपी के जी का जंजाल बन गया है। पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़कर जीतने वाली बीजेपी मोदी को सीएम तो नहीं बना सकती, उसके लिए तो विधायकों में से किसी को चुनना पड़ेगा ही। और बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि इस बार 12 सांसद विधायक बन गए हैं और तीनों राज्यों में पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा कई कद्दावर नेता पहले से आस लगाए बैठे हैं कि सत्ता उन्हें ही चलाने मिलेगी। इन नेताओं को तो मंत्री पद देकर चुप कराया जा सकता है, लेकिन इनके समर्थकों को जो निराशा हाथ लगेगी या जो निराश होंगे, उससे बीजेपी कैसे पार लगाएगी उन तमाम चीजों को, या उससे बीजेपी कैसे दूर करेगी, कैसे जमीनी कार्यकर्ताओं का विरोध झेलेगी बीजेपी, ये भी देखना होगा। अभी 3-4 महीनों में ही लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी के लिए न बड़े नेताओं की नाराजगी ठीक रहेगी और न ही कार्यकर्ताओं की। बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। इन सवालों के बीच एक तरफ ईवीएम और दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी, और इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी यहां कांग्रेस से पिछड़ती हुई नजर आती है। भले 3 राज्यों, 3 हिंदी पट्टी में बीजेपी जीत गई हो, लेकिन दक्षिण के दरवाजे बीजेपी के लिए हमेशा के लिए, खासकर अभी 2024 तक तो बंद नजर आ ही रहे हैं। एक नहीं बल्कि दक्षिण के 2 राज्य अब कांग्रेस के हाथ में है पूर्ण रूप से। और एक राज्य आप जानते हैं तमिलनाडु, वहां पर डीएमके के साथ सरकार में है, साझा सरकार है कांग्रेस की। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो बीजेपी बहुत ज्यादा परेशान है। और भी बहुत सारी बातें संसद के अंदर, संसद के बाहर जो कुछ चल रहा है उस पर भी चर्चा आगे हम करेंगे। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करते हैं कि कैसे बीजेपी से आगे निकल गई है
कांग्रेस और इसके साथ ही ईवीएम की उपयोगिता पर भी आज हम बात करेंगे, जिसकी बात हम पहले बहुत कर चुके हैं। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। आगे बढ़ते हैं, जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु जी। आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अभी तक जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं। सीधा आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। ईवीएम की चर्चा अगर कीजिए आज की तारीख में, तो बीजेपी जो अभी बोल रहे थे भूपेश बघेल, बिल्कुल बीजेपी को मिर्ची लगती है, ज़्यादा लग जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और अब तो मीडिया का एक धड़ा जो है वो भी ईवीएम को डिफेंड करने के चक्कर में कई बार, जैसे अभी 2-3 दिनों से देख रहा हूं कि कहा यह जा रहा है कि तेलंगाना में जीते तो वहां ईवीएम की जीत नहीं, और यहां 3 राज्यों में बीजेपी हार गई तो ईवीएम की जीत की बात कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, या मीडिया में ऐसी बातें उछाली जा रही हैं। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ 3 राज्यों में अभी तक बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों के चेहरे को सामने नहीं ला पाई है, और सबसे ज्यादा बीजेपी की परेशानी जो है या परेशानी का सबब राजस्थान बना हुआ है। चर्चा उस पर भी करेंगे, लेकिन पहले ईवीएम पे चर्चा करना चाहता हूं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए राजू जी, लंबे समय से ईवीएम पर शंका है लोगों को, और मुझे लगता है कि ये सवाल तो चुनाव आयोग से होना चाहिए। चुनाव आयोग से ही सवाल विपक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन मिर्ची अगर बीजेपी को लग रही है तो फिर कुछ और ज्यादा शंका होती है। मध्य प्रदेश में जो गणना हुई है उसमें कुछ जो लोग थे उनसे मैंने बात की, तो उनका भी ये कहना है कि कुछ मशीनों में जो बैटरी थी वो 99% चार्ज थी। अब ये कैसे संभव है कि जिस ईवीएम को दिन भर चालू रखा गया, वोट पड़ा, और फिर भी अगर वो 99%, 98% उसकी बैटरी चार्ज है, तो ये शंका पैदा करती। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरी कोई जानकारी नहीं है कि ईवीएम में क्या गड़बड़ी है, लेकिन अगर शंका है तो इसका समाधान चुनाव आयोग को करना चाहिए। और अगर जो विपक्ष के दल हैं वो थोड़ा मुतमईन है इसको लेकर के, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है, लेकिन ईवीएम के गणना में वो चुनाव हार जाती। अगर विपक्ष को ऐसा लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी कुछ है, और ये बात बिल्कुल सही है, जब टेलीफोन हैक हो सकते हैं, और वो पूरा जासूसी कांड तो आज तक उस पर कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री मोदी जी, तो जब फोन हैक हो सकते हैं, जब मोबाइल में इवन ईमेल में खेल हो सकता है, तो ये तो ईवीएम है, ईवीएम में क्यों नहीं हो सकता? तो यह विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सामूहिक रूप से वो चुनाव आयोग के समक्ष इस बात को रखें कि अब हम ईवीएम से चुनाव कराने के मूड में नहीं है। लोकतंत्र में यह जरूरी है चुनाव आयोग निष्पक्ष हो ही नहीं बल्कि निष्पक्ष दिखे भी, और इसके लिए उनको इस बात के लिए इस देश के जनमानस को मुतमईन करना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है, क्योंकि लोकतंत्र में जन विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर लोगों का विश्वास हट गया, अगर उनको यह लगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, हो रही है, बेईमानी हो रही है, तो फिर लोकतंत्र की आत्मा कैसे सुरक्षित रहेगी? इसलिए जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और भारत सरकार की है कि वो विपक्ष की इन आशंकाओं को दूर करे। एक आरोप यह भी लग रहा है राजीव जी कि मध्य प्रदेश में जो ईवीएम आई थी वो गुजरात से आई थी। क्या गुजरात में कोई खेल हो रहा है? अगर ऐसा है, अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, तो चुनाव आयोग को सामने आकर के चीजें स्पष्ट करनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं अगर विपक्ष तैयार है उसके लिए कि आप हटाइए, आप ईवीएम से हम नहीं चुनाव कराना चाहते, तो इसमें दिक्कत क्या है चुनाव आयोग को? दुनिया भर के देशों में माने जिन्होंने ईवीएम बनाई है, वो जर्मनी हो, जापान हो, यूरोप के देश हो, अमेरिका हो, वहां पर अगर चुनाव मतपत्र से हो रहा है, तो फिर ईवीएम से कराने की जिद क्या है भाई इस देश में?
1 दिन की जगह 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, बिल्कुल गिनती 4 दिन में हो जाएगी। ऐसा कौन सा आसमान फटा पड़ रहा है? जरूरी यह है कि इस देश में मतदाताओं का विश्वास बरकरार रहे। विपक्ष के लोगों का छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आम आदमी का भी विश्वास डिग रहा है तो यह जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की और सरकार की कि वो लोगों को मुतमईन करे। जी राजीव जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत सारे पारदर्शी तरीके अपनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक तो वीवीपैट की बात हुई ही थी, वीवीपैट में भी आप बहुत कम ऐसा मौका दे रहे हैं कि वहां जानकारी प्राप्त की जा सके, लेकिन कैसे पर्ची का मिलान किया जाए ये भी किया जा सकता है। एक नहीं 10 लोग होंगे एक गिनती पे, और हमारे देश में ऐसे ही जनसंख्या कम थोड़ी है, बहुत ज्यादा है, और बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा चुनाव के नाम पे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन कम से कम पारदर्शी तरीका, ट्रांसपेरेंट तरीका जो है वो तो इजाद किया जा सकता है। प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है ईवीएम। भले इस पे लोग कहें कि अब आप ईवीएम का रोना रोने लगे, लेकिन यहां पर ये रोना रोना इसलिए जरूरी है कि अगर सही है तब भी और गलत है तब भी, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इससे बात जो है वो खत्म नहीं होती है कि नहीं जी सब कुछ ठीक है। और चुनाव आयोग तमाम अलग अलग चीजों में, अलग अलग मसलों में फंसता हुआ नजर आता है। और देखिए, अभी हम लोग चर्चा कर भी रहे थे कि इसी चुनाव के दौरान कितनी सारी जो शिकायतें हैं जिसका निपटारा किए बिना चुनाव की घोषणा हो गई, उन शिकायतों का क्या होगा? अब तो सरकारें बन गई, तो इसलिए भी चुनाव आयोग के ऊपर जो उंगली उठती है, सवाल या निशान है। और साथ साथ जब चुनाव आयोग है तो ईवीएम है, और आप कुछ भी करते रहिए, ईवीएम। हमारे तमाम साथी लिखते हैं कि ईवीएम से जब तक चुनाव होंगे तब तक बीजेपी जीतती रहेगी। और यह बात आज चूंकि बीजेपी सत्ता में है इसलिए बीजेपी को यह बात खराब लगती है, लेकिन 2009 के यानी मनमोहन सिंह की सरकार दोबारा जब सत्ता पर आई थी तो यहीं पर आखिर लाल कृष्ण आडवाणी साहब को क्यों मिर्ची लगी थी, जैसे अभी कह रहे थे भूपेश बघेल, उनको क्यों मिर्ची लगी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे? क्यों जीबीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिख दी थी ईवीएम को लेकर? इसलिए सवाल उठता है। क्या कहेंगे प्रशांत जी? राजीव जी, मैं तो उन पत्रकारों में से हूं जिन्होंने सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाए थे 2010 में। और हमारे स्टूडियो में जिस इंजीनियर ने ईवीएम का भंडाफोड़ किया था उसको ईवीएम की चोरी के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और उसने एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और एम्स्टर्डम के एक साइंटिस्ट के साथ मिलके ये एक्सपोजे किया था। तो ईवीएम को लेकर लगातार सवाल तो देखिए हैं। अब बात 2009 की जब आप कर रहे हैं और ये 2010 में मैंने ये किया था, तो फर्क मैं बता दूं कि 2010 तक की ईवीएम और 2010 के बाद की ईवीएम में फर्क क्या है। और ये मौलिक सवाल उठता है कि चुनाव प्रक्रिया किसको कहते हैं कि जो वोट डाले गए उन्हीं की गिनती हो। सिंपल सी बात है, आपने जिसको वोट डाला है उसी वोट की गिनती हो। अब वो कागज से गिनती हो या मशीन से हो, लेकिन गिनती सही हो। ईवीएम से उस गिनती पर लेकर सवाल खड़े होते हैं। कागज आपके सामने रहता है, कागज की रिकाउंटिंग होती है, कागज जो है वो कुछ महीनों तक रखे जाते हैं, 6 महीने तक शायद, और ताकि उस बीच अगर कोई विवाद हो तो उनकी दोबारा काउंटिंग की जा सके। लेकिन ईवीएम के साथ ये नहीं है। 2-3 चीजें मैं रेखांकित करना चाहता हूं राजीव जी। 2010 के पहले तक की ईवीएम का जो सोर्स कोड था, जो उसकी प्रोग्रामिंग थी, वो जो चिप आती थी विदेशों से, वो चिप मैन्युफैक्चरर की ही थी प्रोग्रामिंग। उसमें इलेक्शन कमीशन और किसी भारतीय एजेंसी का उस सोर्स कोड में कोई एक्सेस नहीं था जी। अब 2010 के बाद ईवीएम भारत में बनने लगी और बीईएल और ईसीआईएल 2 पब्लिक सेक्टर कंपनियां इसको बनाती हैं। बिल्कुल। इन्हीं के नियुक्त किए गए इंजीनियर्स इसकी कोडिंग करते हैं। और वो कोडिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है
कि वो कोडिंग जो है वो गिनती कैसे करती है, वो प्रोग्रामिंग गिनती कैसे करता है, वही बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर ईवीएम में एक मौलिक अंतर मैं आपको बता दूं, और जो यहाँ पे सीनियर लोग हैं वो जानते होंगे। बैलेट पेपर जब छपते थे, जब कैंडिडेट हो जाते थे सब पार्टियों के, और उसके बाद बैलेट पेपर जब छपने जाता था, प्रिंटिंग प्रेस पे कब्जा इलेक्शन कमीशन का होता था। एक भी कागज बगैर इलेक्शन कमीशन की इजाजत के इधर उधर नहीं हो सकता था। उस पूरी प्रोसेस चुनाव आयोग की देखरेख में होती थी, चुनाव आयोग के नियुक्त किए गए अधिकारियों की देखरेख में होती थी। ईवीएम का डिप्लॉयमेंट, यानी कौन सी ईवीएम तेलंगाना में लगेगी, कौन सी ईवीएम मध्य प्रदेश जाएगी, ये इलेक्शन कमीशन नहीं तय करता है। ये यही कंपनियां तय करती हैं जो इसको बना रही हैं जी। और जहां वो कस्टडी में रहता है चुनाव नहीं होने की स्थिति में, वो कलेक्ट्रेट में रहता है, उसमें भी इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है। जी। यानी इलेक्शन कमीशन की कस्टडी में नहीं होती है वो जिला प्रशासन की या टेक्निकली कहे राज्य सरकारों की कस्टडी में वो ईवीएम होती हैं, जब तक चुनाव के बीच में जो एक पीरियड होता है। अब सवाल एक और पैदा होता है राजीव जी, कि इसका जो सोर्स कोड है उसका ऑडिट कभी इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, उनको एक्सेस ही नहीं दिया गया। और इसकी कोडिंग का एक्सेस इलेक्शन कमीशन को नहीं है, यानी कोडिंग का एक्सेस नहीं है, कौन सी ईवीएम कहां डिप्लॉय होगी ये एक्सेस इलेक्शन कमीशन को नहीं। और तीसरी बात, जब कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं तो हर ईवीएम को कैलिब्रेट करना पड़ता है कैंडिडेट के हिसाब से, कि वहां कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है, किसका क्या सिंबल है, उसको लगाना पड़ता है, उसका ऑर्डर में उसको मशीन के में कैलिब्रेट करना पड़ता है, उसकी प्रोग्रामिंग में। ये काम भी इलेक्शन कमीशन नहीं करता है, ये काम भी वही कंपनियां करती हैं। ये दोनों जो पब्लिक सेक्टर, जिनको आउटसोर्स किया गया है, जो बना रही है ईवीएम। जी जी जी। अब ये दोनों कंपनियां बीएल और ईसीआईएल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या एटॉमिक एनर्जी के मातहत काम करती हैं। ये पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं। ये कंपनियां इलेक्शन कमीशन के मातहत नहीं है, ना उनको रिपोर्ट करती हैं जी। तो यानी इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है। इलेक्शन कमीशन का रोल कब आता है, जब वो बूथ में डिप्लॉय हो जाती हैं और उसके बाद जब वो ईवीएम से गिनती या उस पर वोटिंग होती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कई सवाल खड़े करती है। और बात वहीं से शुरू करूंगा, मैं बात जहां शुरू की थी वहीं पे आके खत्म करूंगा, कि जितने वोट गए पड़े उन्हीं की गिनती हो। ये प्रोसेस इसकी प्रक्रिया नहीं करती है। अब एक आखिरी बात वीवीपैट पर, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी की वीवीपैट की गिनती कराओ। वीवीपैट की गिनती की कोई संख्या पब्लिक डोमेन में कितना आती है पता नहीं मुझे, लेकिन कई अभी हमारे रविकांत जी कह रहे थे कि अमेरिका में दूसरी जगह बैलेट पेपर पे होता है। मैं कह रहा हूं कि आप मशीन से ही कराने का शौक है तो वीवीपैट आप बाहर निकालें, वो मशीन के अंदर 5 सेकंड तक दिखाई दे और चला जाए। वो प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। वो कागज बाहर निकले और वो कागज मतदाता पेटी में डाले, बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी कागज की गिनती हो। जस्ट लाइक बैलेट पेपर, बैलेट पेपर। उसमें वो मुहर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वो वीवीपैट दबा रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वो वीवीपैट निकल रहा है और उसमें से एक कागज मतदाता के पास जाए और दूसरा कागज जो है मतलब मतदाता अपने पास रख सकता है और दूसरा वो उसमें डाल करके आए। ऐसा हो जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं
क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, तो एक हमारे पास रिसीट और एक उनके पास जैसे आती है उस हिसाब से किया जा सकता है। बहुत आसान है। बिल्कुल बिल्कुल आसान। इसमें क्या होगा, कागज कम खर्च होगा, गिनती आसान होगी, पारदर्शिता होगी, और ये बात लगभग सुनिश्चित होगी कि इसको जिसने वोट डाला उसी की गिनती हुई। इतना करने में क्या हर्ज है? ये ऐसी साइंस है जो नहीं हो सकती है, क्योंकि आप 80% उस प्रक्रिया में ऑलरेडी जा चुके हैं। बिल्कुल। कागज में आप हर मतदाता का छाप रहे हैं, वो उसको शीशे में दिखता चला जाता है नीचे, वो नीचे न जाके ऊपर आए और उसको मतदाता डाल दे, उसकी गिनती हो। सिंपल सी बात है। तो इतना जब आप 80% आ गए तो 20% और आने में क्या दिक्कत है राजू जी? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यहां प्रशांत जी ये है कि विश्वसनीयता, आपके ऊपर फेथ होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन उस ईवीएम को लेकर के कुछ नहीं जानता। वो 2 कंपनियां हैं जो ईवीएम बना रही हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कर रही हैं और उसके बाद वो सुपुर्द कर दे रही हैं इलेक्शन कमीशन के, और इलेक्शन कमीशन उसको सर्टिफाई कर देता है। आप जब भी पूछिए तो इलेक्शन कमीशन बोलता है नहीं जी, हैक नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। ये जो सवाल है, जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप कैसे, किस हिसाब से कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नहीं जी ईवीएम में कुछ नहीं हो सकता? और आप तो चूंकि आपने हैक करके लाइव शो में, मुझे ध्यान है उस लाइव शो को मैं देखा था प्रशांत टंडन जी, जब आप किसी और चैनल में थे और वहां आपने हैकिंग करवाई थी, और उसके बाद जैसे ही जिसने हैक किया था वो आपके स्टूडियो से बाहर निकलता है और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। शायद ऐसे ही हुआ था, याद है ना? सही कह रहा हूं मैं? थोड़ा सा वो उस वाकये को जरा बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो आपके स्टूडियो में आके सामने वाला इंजीनियर हैक करता है और वो बाहर निकलता है आपके स्टूडियो से और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे ही था शायद। प्रशांत जी की आवाज बढ़ाओ, अनम्यूट कीजिए प्लीज, प्लीज प्रशांत जी अनम्यूट कीजिए, प्रशांत जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। मुंबई से उनको गिरफ्तार किया गया था और वो स्टूडियो में जो ईवीएम का डेमो उन्होंने दिया था, वो डेमो किसी और मशीन पे था जो ईवीएम जैसी मशीन थी, जिसको उन्होंने क्लेम किया कि ईवीएम है। उनके ऊपर ईवीएम की चोरी का आरोप लगा दिया गया। उसके बाद वही जब इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ वर्ष पहले जब ये कहा कि हम ईवीएम की टेस्टिंग कराने के लिए तैयार हैं, कोई भी आए और कर ले, पब्लिकली एक पब्लिक न्योता दिया गया, उसमें वो गए तो उनको भगा दिया गया वहां से, उनको एक्सेस नहीं दिया मशीन का। तो मशीन का एक्सेस देने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं तो उन पहले लोगों में से हूं जिसने सवाल खड़े किए थे। लेकिन अफसोस राजीव जी ये है कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर इसमें मतदाता है और दूसरे सबसे बड़े स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और खासकर विपक्षी पार्टियां, ये समझ में नहीं आती बातें प्रशांत जी की विपक्षी पार्टियां जो हैं इसके खिलाफ मुहिम क्यों नहीं छेड़ती हैं। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि उनको मिर्ची लगती है जब हम ईवीएम की बात करते हैं, लेकिन भूपेश बघेल इसके खिलाफ मुहिम, उनकी पार्टी मुहिम क्यों नहीं छेड़ती है? ये भी बड़ा सवाल है। जो आप कह रहे हैं कि वीवीपैट का मामला, कि पर्ची जो है उसको डालें बॉक्स में और उसके बाद उसकी गिनती कर लें, लेकिन ये छोटी सी बात के लिए एक बड़ा मुहिम छेड़ने की कोशिश क्यों नहीं करती विपक्षी पार्टियां? सामने चुनाव है, 2024 का चुनाव, अगर विपक्षी पार्टियां जीतना चाहती हैं तो ये काम करना होगा, वरना आप इंतजार कीजिए 2029 और या 2035 का, 34 का। एक आखिरी बात इसमें राजीव जी एक आखिरी बात जोड़ना ये चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव हारने के बाद ईवीएम की कहानी सुनाती हैं, उससे इनकी विश्वसनीयता कम होती है। आप पहले बात करें ना इसके बारे में जी राजू जी। बिल्कुल। अब अभी मजेदार तथ्य यहाँ ये है, प्रकाश जी आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक मजेदार तथ्य जोड़ना चाहता हूं। एक राज्य है तेलंगाना, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीत गई। अब कह रहे हैं कि तेलंगाना में जीत गई, वहां आप ईवीएम नहीं चिल्ला रहे हो, लेकिन आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ईवीएम की बात कर रहे हो। जरा सोचिएगा कि ऐसा खेल क्यों होता है। वहां क्यों बीजेपी 8 सीटों पर सिमट जाती है और दूसरी जगह खासकर छत्तीसगढ़ में, जो आज तक
छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 54 सीटें बीजेपी कभी नहीं लाई थी, और कांग्रेस और बीजेपी के बीच का फर्क, सबसे बड़ा फर्क जो था वो 1.25% का था, 1.25% का था, जो लास्ट टाइम 0.7% का रह गया था, और इस बार 6% का कैसे हो गया। छोटा मोटा सवाल नहीं है, बड़ा सवाल है, इसके बारे में सोचिए। लेकिन डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप जहां से बिलोंग करते हैं, इंदौर से ही एक बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं, दीपक जोशी जी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब काउंटिंग के लिए आई तो 90% चार्ज कैसे थी। सवाल तो है ना, 8 घंटे 10 घंटे वोटिंग हो रही है, उसके बाद आप उसको ले जाकर के रखते हैं स्ट्रांग रूम में, उसके बाद लगभग 15 दिन बाद काउंटिंग होती है और 90% चार्ज है। सवाल तो उठेगा, और जब ऐसा सवाल उठता है तो फिर यहां पर बीजेपी सीधे कहती है देखो अब ईवीएम का रोना रो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए प्लीज अनम्यूट कीजिए। प्रकाश जी की आवाज नहीं आ रही, एक बार जोड़ने के लिए कहो। लेकिन जयशंकर जी, तब तक आवाज आपकी नहीं आ रही है। प्रकाश जी प्लीज, जयशंकर जी आप तक आना चाहता हूं, तब तक प्रकाश जी को रिकनेक्ट कीजिए प्लीज। जयशंकर जी। राजीव जी, ईवीएम को लेकर लगातार विवाद होते रहे हैं, और अभी जो प्रशांत कह रहे थे कि आमतौर पे विपक्षी पार्टियां तभी सक्रिय होती हैं, तभी अपनी आवाज बुलंद करना शुरू करती हैं जब चुनाव में हार जाती हैं। इसके पहले कभी, जैसे हर चुनाव में लगभग यही होता है, लेकिन जिस संजीदगी की जरूरत होती है ईवीएम का विरोध करने के लिए, वो संजीदगी कभी हमारे विपक्षी दलों ने नहीं दिया। और कांग्रेस को शायद ये अपराध बोध भी होता होगा कि साहब राजीव गांधी ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था और उसको हम कैसे गलत मान लें, अंदर खाने होता होगा। अब लगता है कि नहीं, तो हमारे सिर पर भारी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे पहले आपने भी कहा था, ईवीएम का विरोध सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था, जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी थी और आडवाणी जी उसका विमोचन किया था, और उसके बाद आडवाणी जी ने उसके खिलाफ काफी बोली थी, बातें कही थी। तो विरोध तो सबसे अधिक आशंका तो इन्होंने पैदा की थी, लेकिन अब चूंकि वो सत्ता में है तो अब वो उसके समर्थक हैं, और विपक्ष में कांग्रेस है तो कांग्रेस उस पर अपना ये बनाएगी या अन्य दल विपक्षी दल बनाएंगे। लेकिन कभी इसको, जैसे अब 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हो गई तो ये मामूली बात तो नहीं है, लेकिन कभी इसको भी जो कांग्रेस के लोगों ने या अपोजिशन के लोगों ने इशू नहीं बनाया, पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया। देखिए मुश्किल क्या है राजीव जी, कि कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों की जो आज हालत है, ये चुनाव सिर्फ 3 महीने लड़ते हैं, 5 सालों तक इनकी इधर उधर आपसी लड़ाई, इसको पीटा उसको काटा, उसको जोड़ा उसको तोड़ा, इसी में लगे रहते हैं। चुनाव की मशीनरी कभी भी उन्होंने मजबूत करने की कोशिश नहीं की। आपको बताऊं, मैं जब बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर से वोट होते थे तब भी धांधली होती थी। मैं उसका खुद भुक्तभोगी हूं और प्रत्यक्षदर्शी हूं कि हमारे पिताजी चुनाव लड़ रहे थे और अचानक तीसरे राउंड के बाद बिजली गायब हो गई और बैलेट बॉक्स बदल दिए गए। तो उसके बाद वो जीत रहे थे जो कई हजार से, वो हार गए कुछ 1000 से। तो उसके बाद लेकिन तब हम लोगों ने फैसला किया कि भाई जो बैलेट बॉक्स जब पैक होगा तो उस पर अपनी हम एक सील लगाएंगे। हर बैलेट बॉक्स के ऊपर जब सील पैक होगा तो उसमें हम अपने किसी सिक्के का या किसी नोट के टुकड़े का उस पर लगा करके उसको रखेंगे, और जब काउंटिंग होगी तो अपने एजेंट से कहेंगे, काउंटिंग एजेंटों से, कि उसके साथ उसका मिलान करना। अगर वो नहीं होगा तो मत उसकी काउंटिंग नहीं होने देना, उस पर रोक देना। देन जहां बैलेट बॉक्स रखते थे उसकी हम लोग निगरानी करते थे। मैं खुद वहां जाकर के कई दिनों तक, जहां स्ट्रांग रूम उनका था, वहां जाके सोया मैं। और उसके बाद जब काउंटिंग हुई, हमारे पिताजी 1000 वोट से जीत के आए, तो एक अलग कहानी है। इसी तरह से अगर कांग्रेस या विपक्षी दल भी अपने चुनावी मशीनरी को मजबूत करते, चुनावी प्रकोष्ठ को मजबूत करते, तो वोटर लिस्ट बनने के साथ साथ जब उसका नवीनीकरण होता है, उसमें बहुत सारे नाम गायब कर दिए जाते हैं, बहुत सारे फर्जी नाम जोड़ दिए जाते हैं, उसका मतदान केंद्र बदल दिया जाता है, ये सारी बातें उनको चेक करनी पड़ेंगी। दूसरा ये कि जो जब ईवीएम से भी जब चुनाव हो रहा है, उस समय आपको कोई ना कोई एक निशानी ईवीएम मशीन पे डालनी होगी, और उन्हें चुनाव आयोग जो निर्वाचन करने वाले जो अधिकारी है वहां पे, उनके राय से, उनकी सहमति, उनके सिग्नेचर से
आपको एक ऐसी पहचान बनानी होगी कि भाई इसी ईवीएम मशीन में वोटिंग दर्ज हुई है और इसी की काउंटिंग होगी। ये अपने काउंटिंग एजेंट को अभी आपको बताना होगा। देन उसमें काउंटिंग होती है कि भाई मान लीजिए 300 वोट पड़ा है कि 500 वोट पड़ा है कि कितना वोट पड़ा है, तो उतना नोट करके आपको ईवीएम मशीन नंबर और इतना वोट ये आपको रखना होगा। फिर आपको अपने काउंटिंग एजेंट को बताना होगा कि भाई अब जैसे कई बार आता है कि साहब यहाँ तो वोट पोल कुछ कम हुआ था और काउंटिंग ज्यादा की हो गई, लेकिन इसको विश्वसनीयता कैसे है? अगर चुनाव आयोग के पास विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग उदाहरण के साथ, गंभीर और सच्चे उदाहरण के साथ जाए कि हाँ साहब यहाँ इतना वोट पोल हुआ था, उसकी लिस्ट बकायदे होगी, वहां रिटर्निंग जो प्रिसाइडिंग अफसर होगा उसने मोहर लगाई होगी, उससे ज्यादा मत गिने गए, उसकी आप बताइए, कोई उदाहरण पेश करिए। तो कम इतनी तैयारियां जब तक आप नहीं करेंगे, मैं बताऊं पिछली बार क्या हो गया, यहीं यूपी में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो मुरादाबाद शहर और ग्रामीण जो शहर के वोट थे बहुत सारे अल्पसंख्यकों के, उसको मुरादाबाद ग्रामीण में रख लिया, किसी ने विरोध नहीं किया, लोगों को समझा ये तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नतीजा हो गया कि मुरादाबाद शहर की सीट समाजवादी पार्टी बहुत कम वोटों से हार गई और ग्रामीण सीटें कुछ ज्यादा वोटों से जीत गई। वहां अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा भारी हो गई, तो वहां जब पहले से जीतते थे तो उसमें और मत जुड़ गए, लेकिन इसको कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया, कभी उस पर अब जाकर के दिमाग में बात आ रही है। तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, आपको 5 साल तक आपका जो चुनावी प्रकोष्ठ है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदार इकाई बना करके उसकी सारी निगरानी रखनी होगी और उसको सक्रिय बना के रखना होगा। काउंटिंग एजेंट कौन होगा, पोलिंग एजेंट कौन होगा, ये सारी व्यवस्थाएं करनी। पहले कांग्रेस करती थी, हमको लगता है कि 77 के पहले तक तो कांग्रेस ये करती थी, हम जानते थे। अब उसके बाद धीरे धीरे ये होता गया। दूसरा ये है कि देखिए सिर्फ ईवीएम की बात नहीं है, कहीं ना कहीं आपको अपनी कमियों के बारे में भी विचार करना होगा कि अगर ईवीएम नहीं का मसला नहीं भी हो, क्योंकि देखिए 1500 वोट इधर उधर तो कर सकते हैं लोग, लेकिन बड़े पैमाने पे खेल करना थोड़ा सा मुश्किल, हमको तो कम से कम मुश्किल लगता है। दूसरा यह है कि ये बात सही है कि भाई दुनिया के तमाम देश जो हैं जहां ईवीएम से वोटिंग होती थी, अब उन्होंने बाय कर दिया ईवीएम मशीन को, फिर वो पोस्टल बैलेट पे आ गए हैं। तो एक बार विचार करने में तो कोई दिक्कत नहीं है चुनाव आयोग के सामने, लेकिन यह है कि बस खाली बयानबाजी नहीं, या कहीं किसी टीवी चैनल पर बैठ करके भूपेश बघेल कोई बयान दे रहे हैं, उस तक नहीं होना चाहिए मामला। आपको उसके संजीदगी के साथ, बहुत गंभीरता के साथ, जैसे इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस इसको इशू बनाए और चुनाव आयोग के पास जाए और जो जो विसंगतियां दिखाई दे रही हैं उन विसंगतियों पे बात करें। जैसे बैटरी का मसला आया कि साहब 99% या 90% चार्ज कैसे थी, तो चुनाव आयोग इसका जवाब दे, बताएं कि हाँ भाई कैसे, क्यों चार्ज थी, ऐसी कौन सी ईवीएम मशीन है जो 8-10 घंटे वोटिंग कराने के बाद और इतने दिन स्ट्रांग रूम में रखे जाने के बाद भी 90% चार्ज रहती है, ऐसी कोई मशीन बताएं। और बाकी मशीनें क्यों नहीं थी चार्ज, कुछ खास मशीनें ही क्यों चार्ज थी। तो ये सारे मसले हैं, इन मसलों पर कभी न कभी आपको संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ, सिर्फ बयानबाजी से नहीं, क्योंकि अभी जो आप बयान दे रहे हैं तो लोगों को लग रहा है चुनाव हार गए तो अब इस तरह से तो विधवा विलाप है, ये करते रहेंगे। उस पर अगर गंभीरता आपकी रहेगी और लगातार उसके लिए आप लड़ेंगे तो लगेगा, लोगों को भरोसा होगा कि हाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गड़बड़ियां जो हैं उसको उजागर करना और जनता के बीच नहीं लाना, बल्कि चुनाव आयोग को उस कटघरे में खड़ा करना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये जरूरी है और विपक्ष का काम है इस चीज पे एक इसको आंदोलन के रूप में खड़ा करना। लेकिन दूसरी तरफ आखिर जो सवाल लेकर मैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आवाज आ रही है मेरी? प्रकाश जी की आवाज क्यों नहीं आ रही इधर? बड़ी दिक्कत जी, अब देखिए, अब मेरी आवाज आ रही, बिल्कुल आ रही। प्रकाश जी आपसे समझना चाहता हूं, ईवीएम 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक वोटिंग करवाने के बाद भी 90%, 99% अगर चार्ज न मिले तो क्या कहा जाएगा? और शक की निगाहें, शक की सुई जो है तभी तो उधर जाती है, और इसलिए यहां पर यह चर्चा लाजमी है, जायज है। जैसा मध्य प्रदेश की ही लिस्ट, बैलेट पेपर की लिस्ट लेकर के, जो पोस्टल बैलेट पेपर की लिस्ट दिखा रहे थे दिग्विजय सिंह की 199 सीटें, 230 में से 199 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट पेपर में आगे थी, लेकिन ईवीएम से हार गई। और फिर इसके बाद ईवीएम की जो बातें हैं वो शुरू हो जाती हैं, और अब तो भूपेश बघेल भी ईवीएम की बात कर रहे हैं। लेकिन ये मुहिम कब छेड़ेंगे इसका इंतजार रहेगा। लेकिन दूसरी बात, ईवीएम को लेकर के ओवरऑल आपका नजरिया क्या है? और ये जो 90-99% चार्ज ईवीएम मिलते हैं अगर वोटिंग के समय, तो इसको किस हिसाब से देखा जाए? आखिर
जो कंपनियां बना रही हैं ईवीएम, उन कंपनियों के सर्टिफिकेट को ही सर्टिफाई कर रहा है हमारा इलेक्शन कमीशन, या खुद भी कुछ देख रहा है? जी देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दो यंत्र होते हैं और वो दोनों यंत्र जो हैं आपस में जुड़े होते हैं एक तार के द्वारा। वो किसी बिजली के तार से लगातार जुड़े नहीं रहते, किसी इंटरनेट कनेक्शन से नहीं जुड़े रहते। और ये बात लगातार कही जा रही है कि अगर कोई भी वोटिंग मशीन या कोई भी मशीन लगातार कितने समय तक वो बगैर कनेक्शन के चार्ज रह सकती है। एक तो मध्य प्रदेश में चुनाव 17 तारीख को हुआ था, 17 नवंबर को, नतीजे आए 3 दिसंबर को, यानी 2 हफ्ते से ज्यादा तो वो स्ट्रांग रूम में रखी रही। उसके पहले एक दिन पहले वोटिंग मशीन अलर्ट हो जाती है पोलिंग ऑफिसर को, तभी उसे चेक किया जाता है और फिर जब मतगणना होती है, यानी लगातार लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा, लगभग 3 हफ्ते तक कोई मशीन कैसे चार्ज में रहती है, तो ये वाकई संदेह वाली बात है। दूसरी बात, जब भी वोट देने आप जाते हैं, आप देखते हैं वीवीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल उसमें है ही, उसकी पर्ची निकलती है और वो अंदर उस मशीन में रहती है। भाई जब आपने हमारा वीवीपीएटी प्रिंट कर लिया है, तो जैसा कि अभी आपने कहा कि एटीएम से आप पेमेंट करें या कोई भी पेमेंट करें क्रेडिट कार्ड से, तो 2 पर्चियां निकलती है, तो 2 पर्ची मिले, एक पर्ची मेरे पास रहे, क्या दिक्कत है भाई? मैंने वोट दिया है, मुझे रहे। और अगर मेरे पास नहीं रहती है तो वो सुरक्षित रहे, एक प्रति रहे तो सुरक्षित रहे कि मैंने किसे वोट दिया, तो उसमें कोई गड़बड़ी की चांस नहीं है। एक बात और है जो शक के घेरे में आती है वोटिंग मशीन ईवीएम, उसका एक कारण ये कि घोटाले केवल उन जगहों पे होते हैं जहां 1000, 2000, 5000 से फैसला होने का अनुमान होता है। तो जो लोग इसमें गड़बड़ी करते हैं, एक एक्सपर्ट से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर आप कोई चिप उसमें ऐड कर दें, जैसे ब्लूटूथ कनेक्शन वाली कोई छोटी चिप ऐड कर दें, तो उससे मोबाइल के जरिए भी हैक किया जा सकता है। अब ये कैसे हैक होता है, बड़ा तकनीकी मामला है, मैं उससे पूरी तरह न तो समझ पाया हूं न विवरण दे पाया हूं। लेकिन ये थियरी है कि प्रैक्टिकली संभव है कि वोटिंग मशीन में सेंध मारी जा सके। तो सेंध मारी जा सके तो ये पहले से पता होता है सरकारों को कि कहां सत्तारूढ़ पार्टी की सीटें कम आने वाली है, कहां फैसला 200-400 वोटों से, 1000 वोटों से होना है, किन बूथों पर इकट्ठा वोट पड़ना है। जैसे एक उम्मीदवार महोदय ने कहा था कि अगर मेरे क्षेत्र में कांग्रेस को एक भी वोट न मिला तो मैं 51,000 रुपए दूंगा। तो ये आत्मविश्वास कैसे आता है? मुझे लगता है कि ये सारा आत्मविश्वास ईवीएम के कारण आता है कि ऐसा संभव है कि हमारे पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को न मिले और हम इतने का इनाम देंगे, यानी इनाम का लालच भी उसमें है। तो बहुत सारी शंकाएं मुझे लगता है कि ये है। प्रकाश जी, दो आत्मविश्वास की कहानी और बताना चाहता हूं। आप सब जानते हैं, एक तो आपके राज्य से ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 10 तारीख को लाडली बहना स्कीम के तहत अपनी बहनों को फिर से पैसा भेजने की बात पहले कह चुके हैं। चुनाव से पहले उन्होंने गारंटी दे दी थी कि 10 दिसंबर को मैं ही भेजूंगा। कल बता रहे थे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल भर पहले कह देते हैं कि अगले साल भी लाल किले से मैं ही झंडा फहराऊंगा। तो ये भी शक की घड़ी से, शक की निगाह से देखने के लिए हम लोगों को जो है वो उस दिशा में देखने के लिए मजबूर करती है ये बातें कि आखिर आप किस बेस पे कहते हैं, किस आधार पे कह रहे हैं कि मैं ही ये काम करूंगा। मुझे अगर भविष्य पता है कि मैं कल ये करने जा रहा हूं तो मैं आज कह सकता हूं कि कल हमारे साथ 25,000 लोग हमारे दर्शक जो हैं जुड़ेंगे, लेकिन जब वो मैं कार्यक्रम करूंगा तभी तो पता चलेगा। लेकिन यहां ईवीएम और वोटिंग मशीन गिनती कुछ नहीं हुई, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगले साल मैं ही झंडा फहराऊंगा लाल किले से आके, और शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि 10 दिसंबर को मैं ही आकर के पैसे बांटूंगा। कैसे करते हैं ये? विश्वास कैसे आता है? फिर ईवीएम की चर्चा होती है। चौहान ये भी कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें बीजेपी को दिलाने के लिए कार्य कर रहा हूं और इसलिए वो छिंदवाड़ा भी जाते हैं। तो इतना आत्मविश्वास, जब आपको 48% वोट मिले और आप कहें कि हम 29 में से 29 सीटें लोकसभा के लिए आएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में तो 40% वोट भी नहीं मिले थे। तो इन सब बातों से शक होता है। लेकिन जो बात अभी जयशंकर जी ने कही कि
जब आप पराजित हो जाते हैं चुनाव में और ईवीएम की बात करते हैं तो उसे उतनी विश्वसनीयता, उतनी गंभीरता से देश नहीं लेता। अगर आप यही बात पहले कहते हैं, दुनिया के कई देशों में वोटिंग मशीन का उपयोग बंद हो गया और वापस बैलेट पेपर आ गए। तो ये भी एक तरीका है, हम उन देशों की तरह काम करें कि क्यों हम उसी चक्कर में रहे। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई देश हैं, जैसे नीदरलैंड, जर्मनी, पुर्तगाल, यहाँ ईवीएम का उपयोग बंद कर दिया। 11 देशों ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया और फिर बाद में बंद कर दिया, उन्होंने उपयोग ही नहीं किया। तो जरूरी नहीं है कि ईवीएम से ही चुनाव हो। देखिए, सबसे पहला चुनाव हुआ था, उसमें तो मतपेटी थी कि मतपेटी में वोट डाले गए। एक मतपेटी कांग्रेस की थी, दूसरी मतपेटी दूसरी पार्टी की थी। जिस पेटी में ज्यादा वोट डले वो पेटी को गिना गया। बाद में फिर मोहर लगा दी गई कि पेटी का वोट तो निकाल के डालना आसान है। तो चुनाव में निरंतर सुधार होते रहने चाहिए और इसके लिए विपक्ष की मांग हो जरूरी नहीं है। सरकार को या चुनाव आयोग को खुद भी पहल करनी चाहिए, मुझे लगता है। राजीव जी बिल्कुल, विपक्ष ही नहीं बल्कि सरकार को भी विश्वसनीयता कायम रखना जरूरी है, वो भी इतने बड़े लोकतंत्र में। चुनाव की प्रक्रिया है और उस चुनाव की प्रक्रिया को आप अगर पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। तो एक तरफ विपक्ष, दूसरी तरफ सरकार, सत्ता पक्ष यानी कि, और अगर इस पर आप अपने हिसाब से चलते हैं, आज आप जीत रहे हैं तो आपके बल्ले बल्ले, और कल हार जाएंगे तो आप भी कहेंगे, हो सकता है कि आप ही रोना रोने लगे। हो सकता है कल को इस देश की जनता ही ईवीएम को पकड़ के बैठ जाए, हैक करके बैठ जाए कि नहीं जी हमारे हिसाब से ही अब सरकार बनेगी। तो क्योंकि ऐसा हमने दुनिया के कई देशों में देखा है, जब जनता बाहर निकलती है तो फिर अच्छे अच्छे जो हैं वो दुबक जाते हैं। हमने अभी बहुत ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 6 महीना पहले हमने श्रीलंका में देख लिया कि कैसे लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए। तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ईवीएम पर गंभीरता से सोचे। और सत्ता पक्ष का काम है कि ईवीएम की पारदर्शिता को बरकरार रखे, और विपक्ष का काम है कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों को उसके आंसर तक पहुंचाए, उस सवाल को सॉल्व करे, रिजॉल्व करे। यह ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या कुछ कहेंगे आप? और चूंकि आप छत्तीसगढ़ में बैठे हैं और भूपेश बघेल आज ईवीएम की बात कर रहे थे, इसलिए भी, और इसको लेकर के 19 लाख ईवीएम की चर्चा तो हमेशा होती रही है, वो भी 2018, 2019 के पहले। 2016 से 2019 के बीच, 2018 के बीच, यानी 2 साल में 19 लाख ईवीएम गायब हो जाते हैं। आज तक कहां है पता ही नहीं। जी, निश्चित रूप से देखिए, ईवीएम के साथ ईवीएम का विरोध नहीं है, ईवीएम में गड़बड़ियों का विरोध है। लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि अगर ईवीएम निष्पक्षता पूर्वक काम करे तो निश्चित रूप से उसका कोई विरोध नहीं करेगा। जैसे परंपरागत ढंग से जब बैलेट पेपर के जरिए ठप्पा मारकर जब वोट हुआ करते थे तो उससे किसी का विरोध थोड़ी था। लोग तो शिकायत तब करते थे कि जब उस प्रक्रिया में कोई धांधली होती थी या उस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ होती थी। तो ईवीएम से कभी भी विरोध ऐसा नहीं है, विरोध उसका आप अपने लिए दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका विरोध है। सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए, अगर ईवीएम निष्पक्षता पूर्वक सही ढंग से काम करता रहे और जो कुछ आपको दिखता है, देखिए इसमें टेक्निकल बहुत ज्यादा गहराई में जाने की बजाय सीधे सीधे तार्किक तरीके से देखा जाए तो सड़क पर जो दिख रहा है, जो माहौल दिख रहा है, जो प्रचार हो रहा है, जो लोग बात कर रहे हैं, और जो कुछ एक माहौल दिख रहा है, उसके अतिरिक्त अगर कुछ नतीजा आएगा तो लोगों का शक होना तो बिल्कुल स्वाभाविक ही है। ऐसा हमेशा से होता रहा है। अगर पुराने समय में भी जब हुआ करता था तो उस समय भी यही बात होती थी कि मान लीजिए कि किसी इलाके में लगता था कि भाई फला फला आदमी जीतेगा, चाहे वो सरपंच का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे कहीं का भी हो। लेकिन नतीजे जैसे ही कुछ ऐसे आते हैं जिस पर कोई भी विश्वास नहीं करता, तो निश्चित रूप से एक सोचा ही जाता है कि भाई ऐसा कैसे हुआ। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी देखें, मध्य प्रदेश में देखें और राजस्थान में देखें, तो जो कुछ माहौल दिख रहा था वो माहौल रिजल्ट के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता। लोगों का शक इसलिए होता है। अब अगर होता यह है कि लोग कहते हैं भाई तेलंगाना में भी तो कांग्रेस जीत गई, आपने क्यों नहीं किया? तेलंगाना में इसलिए नहीं किया जा सकता कि तेलंगाना में स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं थी। अगर ऐसा होता कि बिल्कुल लगभग बराबरी का मुकाबला रहता, मुख्य मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी रहती, तो वहां पर भी हो सकता था। लेकिन उनके साथ ये भी पूछा जा सकता है कि अगर मोदी की लहर मध्य प्रदेश में थी, छत्तीसगढ़ में थी, राजस्थान में थी, तो तेलंगाना में क्यों नहीं थी? अगर आप कहते हैं कि मशीन जो है वहां पर क्यों गड़बड़ नहीं हुई, तो उनसे प्रति प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अगर मोदी लहर चल रही है देश में, तो फिर तेलंगाना में क्यों नहीं चली?
ये भी एक सिंपल लॉजिक है। तो मैं इसको टेक्निकल से भी ज्यादा इस तरीके से देखता हूं कि लॉजिकली क्या ठीक नजर आता है आपको, तो लॉजिकली कहीं भी नहीं है। उसके बाद पुराने समय से का बात करते हैं कि भाई पहले तो आप खुद विरोध करते थे, तो आपके विरोध का कारण यही डर तो था ना। आखिर एक भारतीय जनता पार्टी एक इतनी बड़ी पार्टी जब ईवीएम का विरोध कर रही, तो उसका कारण क्या था? या तो हारने वाली पार्टी करेगी, या हार की शंका वाली पार्टी करेगी, या वो पार्टी करेगी जिसको शक है कि ईवीएम का या किसी भी मशीन का दुरुपयोग हो सकता है और ये हमारे खिलाफ जा सकता है। इसका मतलब कि आप खुद मानते हैं कि इसको हैक किया जा सकता है या इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अब हैक हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो मैं नहीं जानता, क्योंकि टेक्निकली मैं उतना उसके बारे में नहीं हूं स्ट्रांग। लेकिन ये बात है कि इसमें स्टेक होल्डर देखिए सबसे बड़े जो होते हैं वो होते हैं मतदाता। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ मतदाता अपने मत के प्रति वो कभी भी चिंतित नहीं रहते कि जिसको हमने दिया है क्या उसको सही जगह पे गया है या नहीं गया है। इसको लेके अगर वही चिंतित नहीं है, और असली बात हारने वाली पार्टियां ही जब चिंतित नहीं है, वो कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर रही है, वो इन चीजों को लेकर सामने नहीं आ रही है, तो सत्ता पक्ष को क्या पड़ा है, निर्वाचन आयोग को क्या पड़ा है, या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट को क्या जरूरत है कि इसमें तकलीफ उठाएं। जब तक आप जहमत नहीं उठाएंगे, आप सड़कों पर नहीं आएंगे, अल्टीमेटली कृषि कानून को वापस कराने का उदाहरण भी तो हमारे देश में है जी। बहुत कम पढ़े लिखे किसानों ने भी अपने खिलाफ आए कानून को वापस करके दिखाया। आप भी वैसे आंदोलन खड़ा कीजिए। आपके पास आज 27-28 जो पार्टियां हैं, ये सारी पीड़ित हैं इन चीजों से। देखिए, आप अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव याद कीजिए, जिसका जब परिणाम निकला था और शाम को मैंने उसमें सबसे पहले शक जाहिर किया था कि ये जो निर्णय है ये वास्तविक नहीं लगते। उत्तर प्रदेश के चुनाव को आज 1.5 साल हो गए, आज भी आप उस पर पुनर्विचार कीजिए। आप बिल्कुल महसूस करेंगे कि जो वहां पर माहौल था और जैसी परिस्थितियां थी, उस माहौल में भारतीय जनता पार्टी को तो किसी भी हालत में नहीं जीतना चाहिए था। और वहां भी यही बात होती है, उस समय 4 अन्य राज्यों में हुए थे। तो वहां पर उत्तर प्रदेश को जीतना बहुत जरूरी है। देखिए, ईवीएम का उपयोग वहां होता है जहां किसी प्रत्याशी को जिताना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए, मोहम्मद अकबर जैसा व्यक्ति छत्तीसगढ़ में जो पिछले चुनाव में सर्वाधिक वोटों से जीता था, आज वो हार गया। तो इसके कुछ तो कारण होंगे ना। अब मैं ये नहीं कहता कि वहीं पर ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है या नहीं हुआ है। अंतिम बात कर दूं कि ईवीएम का जो है, देखिए, ईवीएम की शिकायत गैर भारतीय जनता पार्टियां तो बाद में करती हैं, पहले बीजेपी के लोग ही उसकी शुरुआत कर देते हैं। पहले से फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे कार्टून आने शुरू हो जाते हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है, सामान्य रूप से वो कांग्रेसी रहेगा या समाजवादी पार्टी का रहेगा या कोई और पार्टी का रहेगा, मतलब भाजपा ही नहीं रहेगा। पहला दूसरे से पूछा है कि अच्छा, ईवीएम का रोना कब से शुरू करना है, ये बता दीजिए। माहौल बनाना शुरू कर दिया जाता है ताकि जब आप ईवीएम की बात करें तो तुरंत कह सके कि देखिए साहब, हमने तो पहले ही कहा था कि चुनाव हारेंगे, तो और ये ईवीएम का रोना रोएंगे। अब जैसे ही आप शिकायत करते हैं तो बताया जाता है कि ये हारे हैं, इसलिए ईवीएम की बात कर रहे हैं। इसलिए ईवीएम का बात करना जो है लोगों को बड़ा अपराध भाव लगता है। राजनीतिक दलों को लगता है कि अगर हम ये बात कहेंगे ईवीएम, तो शायद हमारी कमजोरी हो जाएगी, इसलिए उसकी वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक आप ईवीएम की चर्चा नहीं करेंगे निसंकोच होकर, हिम्मत के साथ, आपके लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। मुद्दे, चेहरे, ये सब एक तरफ रख दीजिए, आपकी स्ट्रेटेजी सब, आप सब कुछ कर लीजिए। आप बढ़िया से बढ़िया मुद्दा ले आइए, आप मोदी से बड़ा लोकप्रिय नेता ले आइए, आप सब कुछ कर दीजिए, बेस्ट मैनेजमेंट कर लीजिए, आप बूथ मैनेजमेंट। लेकिन जब मशीन ही आपका साथ नहीं दे रही तो आप क्या करेंगे? लोग इस चीज को जब तक नहीं समझेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज मतदाताओं को भी सड़क पे आना पड़ेगा। राजू, कुल मिलाकर आप सत्ता पक्ष के रहमो करम से कोई राज्य जीत जाते हैं और चुप रहते हैं, ये कहा जा सकता है। जो आप कह रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं उस आधार पे। लेकिन ईवीएम ही नहीं, बल्कि एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात जयशंकर जी बता रहे थे, और आप याद कीजिए कि जो क्षेत्र में कैसे आपके वोटर्स इधर से उधर बदल दिए जाते हैं। और अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब का जो रिसर्च पेपर था, उसमें भी यही बात थी कि 2019 में क्या कुछ खेला गया। 3 अलग अलग मुद्दे थे जिन पर उन्होंने रिसर्च किया था कि कैसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की गईं, आपके नाम हटा दिए गए, या एक परिवार के 3 सदस्य अगर वोटर हैं तो तीनों को 3 अलग अलग ऐसे एरिया में भेज दिया गया, मतलब वोटिंग के अलग अलग जगहों में वोटर बना करके, ताकि एक साथ वो जा ना पाए या कोई ना कोई छोड़ दे। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों, जिसके कारण चुनाव
जो है वो प्रभावित होते हैं और सत्ता पक्ष इसमें माहिर है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि चाहे वो बूथ लेवल पे पन्ना प्रमुख बनाकर उनको अभी से अपॉइंट करके, मुझे ये जानकारी है और उस जानकारी के आधार पर मैं आज ये बात आप लोगों के पास, हो सकता है कि कई कार्यकर्ता होंगे कांग्रेस के, बीजेपी के जो सुन रहे होंगे, लेकिन विधायकों को ये काम दे दिया गया है कि आप अपने एरिया में पन्ना प्रमुख अपॉइंट कीजिए, उनको मंथली सैलरी दीजिए। अगर 20,000 रुपए किसी को पन्ना प्रमुख के रूप में और 50 वोटर्स दे दिए गए हैं कि इन 50 वोटर्स का आपको ख्याल रखना है और इसके लिए आपको 20,000 रुपए मिलेंगे, उनका देखभाल भी कीजिए और आप अपने घर का देखभाल भी कीजिए, तो ये क्यों नहीं करेगा? तो ऐसे अगर इंतजाम करके अगर सत्ता पक्ष जो है वो चुनाव में आगे कूदता है वो पक्ष, तो फिर आप सोच लीजिए कि क्या कुछ होने जा रहा है। इसलिए भी जरूरी है, और यहां पर आप हारने के बाद भी चुप रहते हैं और जब चुनाव होता है उससे पहले भी चुप हैं और कोई मुहिम नहीं छेड़ते हैं, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है उनके लिए भी जो आपकी तरफ देखते हैं। आज 10 लाख वोटर्स ने कांग्रेस को ज्यादा वोट दिए, यानी 4 करोड़ 90 लाख वोटर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालते हैं और 4 करोड़ 80 लाख वोटर्स जो है इधर देते हैं। लेकिन कई ऐसे करोड़ भी होंगे या कई ऐसे लाख भी होंगे जिनके वोट उन 4 करोड़ 80 लाख में चले गए होंगे। 17 वोटों से कोई जीतता है, कोई 7 वोटों से जीतता है। उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मात्र 94 वोटों से हार जाते हैं। यह छोटी मोटी बात नहीं है। और इन चीजों पर, और उसके बाद अगर कहीं कहा जाता है कि रिकाउंटिंग करवाइए, तो रिकाउंटिंग का भी आदेश नहीं मिलता, नहीं करवाया जाता है। मात्र 17 वोटों से हारने के बाद भी अगर सामने वाला कहता है कि रिकाउंटिंग चाहिए तो नहीं होता है, तो क्या कुछ हो रहा है। इसलिए बहुत अभी से ये बात, इसलिए उन लोगों के लिए, विपक्ष के उन लोगों के लिए बात रख रहा हूं कि आगे अगले 150 दिनों में चुनाव है और देश का सबसे बड़ा चुनाव है। क्या आप चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार यानी कि हैट्रिक बनाएं, रिकॉर्ड कायम करें, या आप चाहते हैं कि आप सत्ता पे आ जाएं? ये आपके लिए है। बाकी तो जो कुछ है, दूध का दूध पानी का पानी, हम यहां बैठ के करते ही हैं, वो बातें हम आप तक पहुंचाएंगे ही। अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे देखते हैं आप इन बातों को? और सबसे बड़ी बात, आज ही आपसे चर्चा हो रही थी और गुजरात के ही एक कॉरपोरेशन के इलेक्शन में वहां वीवीपैट में कुछ एक 50 या 100 वोट की बात आप बताएंगे, बेहतर बात थी, लेकिन वोट पड़ गए कुछ और ज्यादा। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि हमने तो ये ईवीएम मुहैया ही नहीं कराया, यानी कि ये ईवीएम हमारा है ही नहीं। तो किसने दे दी उस ईवीएम को? सवाल जी राजीव, ये 2010 की बात है और वडोदरा की पादरा नगर पालिका का मसला है। ये बूथ पे 44 लोगों ने वोट डाले और ईवीएम में दर्ज हुए 111, यानी जस्ट 2.5 गुना। एक आध वोट भी, मतलब एक आध गुना ज्यादा भी नहीं, जस्ट 2.5 गुना थे वो दायर हुए। कांग्रेस ने इस पे आपत्ति जताई। उसके बाद मशीन नंबर 12311/0905 इसको फिर चेक किया गया। वोटर जैसे ही बटन दबाता, बत्ती दूसरे उम्मीदवार की यानी कि बीजेपी की जलने लगती। तो वहां के राज्य महासचिव थे कांग्रेस के गिरीश परमार, उन्होंने खुलेआम चुनाव आयोग पर ईवीएम की हेरफेर का आरोप लगाया। तो उस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे केजे राव, उनका बयान आया कि नगर निगम और लोकल बॉडी के चुनाव जो केंद्रीय आयोग नहीं करवाता है, इसलिए चुनाव आयोग ने ये ईवीएम नहीं दी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ईवीएम फिर दी किसने थी? अगर चुनाव आयोग ने ये ईवीएम नहीं दी तो ये ईवीएम दी किसने थी और इन ईवीएम से चुनाव हो कैसे गए? ये बड़ा सवाल है। और ये खबर राजीव जी आज भी जो है, मैं आपको तारीख बताता हूं, ये किस तारीख की खबर है। ये 25 अक्टूबर 2010 की खबर है राजीव जी। अभी भी एक पोर्टल पे ये खबर जो है, अंग्रेजी का पोर्टल है और बड़ा मीडिया संग्रह उसके पे है और उसका हेडिंग है EVMs were not supplied by EC. Congress alleged that Narendra Modi tampered with EVMs to win civic polls. ये खबर का हेडिंग और सब हेडिंग दोनों मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। उस खबर का सारांश जो था ये मैंने आपको बता दिया। एक और राजीव जी खबर है 2019 की। एक मीडिया घराना है और वो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन्होंने जो ये खबर दी और खबर ये बनाई कि जो प्राइवेट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL जो है, जो बनाती है इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, इसने मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी को मशीनों के रखरखाव और मेंटेनेंस का ठेका दे दिया, प्राइवेट इंजीनियरों को। और उनका कहना यह है कि उन्होंने जब पड़ताल की तो मालूम पड़ा कि 99% जो थे वो उसका मेंटेनेंस करने वाले इंजीनियर प्राइवेट थे और जो
मेन इंजीनियर होता था, केवल वही जो था वो कर्मचारी होता था सरकार का। ये मजेदार वीडियो देखिए, ये शायद मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है ये पिछले चुनाव का है, 2018 के चुनाव का, मध्य प्रदेश, हाँ उपचुनाव मध्य प्रदेश के उपचुनाव जब सरकार गिर गई थी और कमलनाथ को हटा करके और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दगाबाजी की थी, उसके बाद ये मध्य प्रदेश में कलेक्टर साहिबा जो हैं वहाँ की, वो दबा रही हैं, बटन दबाया किसी और का, और देखिए वहाँ पे आ रहा है कमल का। अटेर विधानसभा उपचुनाव का मामला है, कमल की पर्ची निकली, ये ईवीएम है, ये रिकॉर्ड हुआ था, इसके बाद बवाल मचा था और काफ़ी लोगों के ऊपर प्रेशर दिया गया था कि इस वीडियो को मत दिखाइए, मत चलाइए, लेकिन सोशल मीडिया में तो ये चीज़ें जो हैं वो कैसे आती हैं और कैसे धांधली होती है, उसका एक नमूना आपके सामने पेश कर रहा हूं कि कमल की पर्ची कैसे निकल रही है। लेकिन सामने वाला जो वो भी कलेक्टर है, वहां की आईएएस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर जो कहिए, वो दबा रही हैं और कुछ और निकल रहा है। छोटी मोटी घटना नहीं है और इसीलिए इन चीज़ों पर विपक्ष के लोगों को ध्यान देना चाहिए और इसे एक मुहिम की तरह, एक आंदोलन की तरह आगे बढ़ाना चाहिए। अमलेंदु उपाध्याय जी। जी राजीव जी, उसके बाद उस जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म ने जो ओपी रावत एक्स वो थे चुनाव कमिश्नर, मुख्य चुनाव कमिश्नर, उनसे जब सवाल किया इसको लेकर के, तो उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग की निगरानी के बाहर कुछ मशीन जाती है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग की निगरानी में है तो मशीन जो है वो हैक नहीं हो सकती। अब सवाल यह है कि अगर मशीनें जो है प्राइवेट लोग उसको मेंटेनेंस कर रहे थे, तो फिर ये चुनाव आयोग कैसे कह सकता है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता है? ये बहुत से सवाल जो इन मशीनों को लेकर के हैं। और ये जो वीडियो राजीव चल रहा है, आपको याद होगा ये वीडियो वायरल हुआ था, उसमें ये जो आईएएस महोदया है, ये उन पत्रकारों से मजाक के टोन में कहती हुई, यानी इसको चलाना मत वरना जेल भेज दूंगी, ये वायरल हुआ था। उसके बाद ये चीज जो थी सामने आई थी कि इसको चलाना मत, फिर बाद में कहा गया वो तो मजाक में कह रही थी, इस तरीके से कह रही थी, ये सब चीजें हुई थी। सलीना सिंह ये कि अधिकारी है, वो लिखा हुआ नाम भी आ रहा है जी जी। तो जो जहां भी ईवीएम में गड़बड़ी होती है, वहां आखिर ऐसा क्यों होता है कि वो मशीन जो है बीजेपी को ही वोट देने लगती है? भाई कभी कभी कांग्रेस को भी दे दिया करे, समाजवादी पार्टी को दे दिया करे, किसी निर्दलीय को ही दे दिया करे, लेकिन मशीन जब भी खराब होती है और वो वोट जो है वो बीजेपी को ही क्यों निकलता है? जितनी भी जगह इस तरीके के मसले आए हैं, जहां जहां ईवीएम मशीनों में ये गड़बड़ियां पाई गई हैं, वो सब जगह आप कोई भी बटन दबाइए, मशीन जो है वो देती है बीजेपी को ही वोट। कैराना लोकसभा का उपचुनाव हुआ राजीव जी, आपको याद होगा, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल जो था वो जीत करके आया था समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ में। तो उस समय ये कहा गया कि सब इलेक्शन मशीनें जो थी ईवीएम जो थी उनको लू लग गई थी, तो इसलिए जो था वो कई बूथों पे दिक्कत हुई। तो ईवीएम मशीनों को लू लग सकती है, ठंड लग सकती है, मगर हैक नहीं हो सकती है। ये बहुत पवित्र चीज है। यानी ईवीएम मशीन जो है जिसको लू भी लग सकती है, इसको ठंड भी लग सकती है, ये गलत भी काम कर सकती है, मगर हैक नहीं हो सकती है। यही एक काम इसके पास नहीं है बस। तो ये सारी चीजें संदेह की है। और सबसे बात राजीव जी ये है कि जैसे कहा जाता है कि न्याय होता हुआ, मतलब न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। इसी तरीके से चुनाव आयोग की निष्पक्षता होनी ही नहीं चाहिए, होती हुई दिखनी भी चाहिए। तो ये निष्पक्षता जो है चुनाव के अंदर, कि चुनाव जो है फेयर एंड मतलब स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो, ये होने ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखने भी चाहिए। तो चूंकि सॉरी, अब ये संशय ईवीएम को लेकर के इतने ज्यादा उठ रहे हैं और लगातार उठ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को आगे बढ़कर के स्वयं ही इस पे जो है बात करनी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि आपको 3 दिन में जो है वो काउंटिंग होगी। अरे भाई, वोटिंग होने के बाद आप 1-1 महीना रखे रहते हैं ईवीएम मशीनों को, तब देर नहीं होती है। बिल्कुल, जहां 7 नवंबर को जहां चुनाव हो गया और 3 दिसंबर को जहां काउंटिंग हो रही है, पूरा 1 महीना लगभग लग रहा है, 2 या 3 दिन कम छोड़ दीजिए, तो वहां जो वो देर नहीं हुई। लेकिन अगर 2 दिन चुनाव की मतलब प्रक्रिया हो जाएगी काउंटिंग की, तो उसमें देर हो जाएगी। ऐसी कौन सी जल्दी पड़ी हुई है? डेमोक्रेसी में ऐसी कौन सी जल्दी है कि नहीं भाई तुरंत जो है चुन लेना? नहीं, ऐसे भी मुख्यमंत्री कहां जल्दी चुन ले रहे हैं भाई। 3 तारीख को रिजल्ट आया है और आज 7 तारीख है, मुख्यमंत्री तो चुन नहीं पाए, तो 3 दिन बाद और कर लेते भाई। रिजल्ट ही आज आ जाता, कल आ जाता, उसमें क्या दिक्कत थी? 9 तारीख 10 तारीख कह रहे हैं कि रविवार तक हम अपने मुख्यमंत्री की घोषणा करेंगे, तो करते रहते आराम से, काउंटिंग भी होती रहती, कम से कम विश्वास तो बना रहता। जो जीते या हारे वो सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी ये है कि कम से कम विश्वास तो है कि हमने जिसको वोट देकर हम आए हैं, वोट दिया हमने जिसको, और वही वहां सामने दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा वोट जो है वो कहीं और नहीं चला गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास फिर से, और
ये जो 3 दिनों की बात मैं कर रहा था, एक तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने मुख्यमंत्री को ऑलरेडी आज तामझाम के साथ, आज बाजे गाजे के साथ रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री उधर बना दिया गया है तेलंगाना का। तेलंगाना में आज से कांग्रेस राज शुरू है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर और खासकर राजस्थान में परिस्थितियां बिल्कुल बिगड़ी हुई नजर आ रही हैं। उसको संभालने की कोशिश हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उधर मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो तो दूर की बात, लेकिन उनकी बुआ जो हैं वो इधर मुख्यमंत्री की जो उनकी इच्छा है उसको पूरी करने के लिए दिल्ली पहुंची हुई हैं और उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होनी थी। इस कार्यक्रम को कर रहा हूं, अभी तक पता नहीं चला है कि हुई है कि नहीं हुई है मुलाकात। सबसे बड़ी बात यही है कि इसको लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और अभी अभी खबर ये आ रही है कि जेपी नड्डा के घर वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी इससे अभी पर्दा नहीं उठा है। लेकिन उससे पहले ये बात ज़रूर खबरों में आने लगी कि कांग्रेस पार्टी इतनी देर क्यों कर रही है अपने मुख्यमंत्री के चुनाव में। आज मुख्यमंत्री दे दी, ये 3 तारीख को ही खबरें आ रही थी, इसलिए भी ज़रूरी है ये समझना। और इसके साथ साथ ये भी कि राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश तक क्या अगर जो पुराने मुख्यमंत्री हैं वो अगर सामने उनको नहीं लाया जाता है तो ये परेशानी का सबब नहीं बनने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। प्रोफेसर रविकांत जी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मोदी जी इस बार थोड़ा फंसे हुए महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में खासकर जहां पे शिवराज सिंह चौहान है, वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे छत्रप हैं, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं, मोदी जी के समकक्ष हैं। ये गुजरात नहीं, ना हरियाणा के खट्टर साहब हैं, या उत्तराखंड में भी नहीं है कि आप जब चाहें तब उठा करके बदल दें। गुजरात में आपने पूरी कैबिनेट बदल दी। वसुंधरा राजे सिंधिया ने चैलेंज भी कर दिया था। पहले 36 विधायकों के साथ उनकी मीटिंग हुई, फिर खबर आई कि 60 विधायकों के साथ उन्होंने मीटिंग की है। आज वो दिल्ली पहुंची हैं। हाँ, ये जरूर है कि आज उन्होंने ट्विटर पर मोदी जी की तारीफ की। ये इशारा करता है कि अगर वसुंधरा जी को नहीं बनाया जाता है तो फिर वो एक बड़ी बगावत के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वो बगावत होगी कि फिर जो हैट्रिक लगाने के मूड में है मोदी जी, वो हैट्रिक फिर पूरी नहीं हो पाएगी। राजस्थान में जो एक छोड़ करके बाकी और सीटों पर सफलता मिली थी पिछली बार, वो सफलता दोहराने वाले नहीं, ऐसे भी नहीं है। लेकिन कहीं वसुंधरा राजे को अगर आप किनारे करते हैं तब तो फिर मोदी जी सपना ही देखते रहे। और उधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम तो 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब उसका मतलब है कि अगर हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो फिर आप समझ लीजिए कि 24 में क्या होने जा रहा है जी। तो इन वाक्यों में ही एक तरह की चुनौती भी है। इसी को कहते हैं ना कि कैसे पॉलिटिकल लोग चतुराई से वाक्य प्रयोग करते हैं। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में जो मोदी जी ने कार्ड खेला था वही उनके गले की हड्डी बन गया है। और मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में एक्चुअली बीजेपी ने अपने 10 मुख्यमंत्री उतारे थे चुनावी मैदान में। अब वो जो 10 लोग हैं और उनका जो समाज है जिन्होंने बीजेपी को वोट किया होगा, हम ये मान करके चल रहे हैं, वो पूरा समाज अब ठगा नहीं जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो एक ही बनना है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के पूरी मेहनत करवाते हैं और बाद में पूरा वो समाज ठगा सा रह जाता है कि आप झुंझुना पकड़ाते हैं डिप्टी सीएम होने का। ऐसे ही जहां आप ओबीसी वोट ले रहे हैं, जहां आप आदिवासी वोट ले रहे हैं और फिर आप मुख्यमंत्री किसी और को बनाएंगे तो फिर जनता क्या करेगी? क्या हर बार बेवकूफ बनेगी? ये इस बार नहीं होने वाला और ये बहुत मजबूत छत्रप है। वसुंधरा राजे सिंधिया वो हैं जिन्होंने अभी तक घुटने नहीं टेके मोदी जी के सामने। वो हमेशा आंखों में आंखें डाल करके बात करती रही। शिवराज सिंह चौहान बहुत उदारता पूर्वक बात करते हैं, लेकिन उसी उदारता पूर्ण भाषा में उनकी चेतावनी भी होती है। जब 3 लिस्ट तक उनका नाम नहीं आया था तो चौथे लिस्ट के पहले उन्होंने कह दिया था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये जो शब्दावली है वो दिखाता है कि मोदी जी के लिए इतना आसान नहीं है मध्य प्रदेश राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का चयन करना।
हालांकि एक स्ट्रेटजी उनकी ये भी होता है कि 2-4-6 दिन उसको लटका के रखना, ताकि गोदी मीडिया पर मोदी महिमा का गान होता रहे, भजन कीर्तन हो चलता रहे। तो वो भी चल रहा है कि मोदी जी का मैजिक है। ये मोदी जी का मैजिक है या किसी और का मैजिक है, ये तो अभी पता चलेगा अगर सच में चुनाव आयोग ईमानदारी से और सरकार ईमानदारी से लोगों के सवालों का जवाब दे। क्योंकि सबसे बड़ा जो स्टेक है, आप सबने कहा कि वो है मतदाता का, और भारत का संविधान बी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। इस देश का मालिक यहाँ के लोग हैं, यहाँ के मतदाता हैं, यहाँ के नागरिक हैं, और उनकी आंखों में धूल झोंकना या उनके मन में अविश्वास पैदा होना, ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए उसको अगर बचाना, आप मुख्यमंत्री जिसको चाहे उसको बनाते रहिए, लेकिन ये जो महिमा मंडन चल रहा है वो इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ईवीएम की गड़बड़ियों के बीच 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की इतनी बड़ी लिस्ट के साथ आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक परेशान क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है प्रशांत टंडन जी। और सवाल ये कि अभी तक देखिए कितने दावेदार हैं, बालकनाथ को बनाएं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को बनाएं कि और भी कई, ओम बिरला भी उधर ताक लगाए हुए बैठे हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वहाँ से लेकर के कितने, राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी। अगर सिर्फ और सिर्फ एक राज्य की लिस्ट देखी जाए तो इतनी लंबी लिस्ट इनकी हो जाती है। उधर मध्य प्रदेश में जाइए तो उधर अलग है, और कह रहे हैं उधर शिवराज सिंह चौहान की हम ही लाडली बहनों को पैसा भेजेंगे, तो वो दावा वो भी ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि 29 की 29 सीटें जिताकर भी लाएंगे, तो एक दावा वो भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की नज़रें वहाँ पर इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि उसी के कारण तो वो कांग्रेस छोड़ करके गए और कांग्रेस की सरकार गिरवाए थे, तो उनकी चर्चा भी खूब हो रही है। और छत्तीसगढ़ में भी एक नहीं बल्कि 4-4, 5-5 दावेदार हैं। कोई कह रहा है कि सरगुजा में 14 की 14 सीटें हम जिता के ले आए हैं इसलिए यहाँ से होना चाहिए, कोई कह रहा है कुछ और। तो ये सारी बातें अगर मिक्स की जाए तो कितनी परेशानियों में आज की तारीख में मोदी जी हैं, या वैसे ही खट्टर जी की तरह कोई किसी को ला करके बैठा देंगे एक राज्य और दूसरे राज्यों में बोलेंगे चलो बाकी लोग झुंझुना बजाओ। राजीव जी, अगर जीतने की उम्मीद होती तो मुख्यमंत्री भी तय हो चुका होता पहले से ही। कांग्रेस के मुख्यमंत्री तय थे। फर्ज कीजिए कि ये तीनों राज्य कांग्रेस जीतती, तो अब हमारे कोई भी पैनलिस्ट और कोई भी हमारा दर्शक 15 सेकंड में बता सकता है कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री कौन कौन होते कांग्रेस की तरफ से। तो मसला यहाँ है कि ये अचानक आपको लॉटरी खुल जाए तो आपको है कि आप ये पैसा LIC में लगाएंगे कि विदेश घूमने जमीन खरीदेंगे कि क्या करेंगे। तो ये मसला यहाँ पे ये है। दूसरा चीज देखिए, जैसा रविकांत जी कह रहे हैं और कल मैंने भी कहा था कि ये शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, कम से कम ये 2 नेता इतने छोटे नेता नहीं हैं कि इनको आप ऐसे वैसे करेंगे, और उनके नाम पर वोट आए, उनके नाम पर सीटें आई हैं, तमाम लोग उनके ही जीत कर भी आए हैं। तो इतना आसान नहीं होगा कि केंद्र में आप इनको कोई, जैसा कल मैंने कहा था कि मछली पालन या बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय दे देंगे और इनको और किसी और को बना देंगे। दूसरा कि देखिए फंसना यहाँ फंसा मामला यहाँ पे ये है कि इन्हीं भावी मुख्यमंत्रियों के, संभावित मुख्यमंत्रियों के ऊपर जिम्मेदारी 2024 की होगी। और जैसा इन विधानसभाओं से साबित हो गया, और पहले से ही हम सब जानते हैं, बीजेपी से पहले भी सारे चुनाव वैसे ही लड़े हैं कि इनको हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ना है। तो उस एजेंडा में वसुंधरा राजे कितना कारगर होंगी, या बालकनाथ जैसे लोग कारगर होंगे? क्योंकि गवर्नेंस पे वोट इनको नहीं मिला है, ना आगे भी मिलेगा। वोट इनको मिल रहा है ध्रुवीकरण पे। तो मोदी जी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे कि ध्रुवीकरण का मसला जो है
वो कहीं कमजोर पड़े। जी। तो दुविधा यहाँ पे है कि ध्रुवीकरण को चुनते हैं तो बड़े नेता नाराज होते हैं, क्योंकि ध्रुवीकरण वाले नेता बड़े नेता नहीं है। एक एमएलए है जो ध्रुवीकरण कुछ 100 वोट से जीत कर आए, कोई 1000, 2000, 3000 वोट से जीत कर आया है, और उसके पास कोई बड़ी प्रेजेंस नहीं। तो दुविधा 2024 की है यहाँ पे सारी की सारी जी। और इसीलिए ये जो है देर हो रही है। और क्योंकि पहले से चीजें, तो बहुत से लोगों ने महत्वाकांक्षाएं पाल ली हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय को आप कैसे समझाएंगे कि उनको हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा? वो तो हेलीकॉप्टर ही वहां पे देखने आए, तो उन्होंने खुद कहा। तो विधायक को तो हेलीकॉप्टर नहीं मिलता। ये सारे मसले हैं कि वो तमाम सारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं जाग गई हैं। दूसरा कि जो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे ईवीएम और पोलिंग मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट की बात, देखिए मैं कर्नाटक का एग्जांपल देता हूँ। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर इलेक्शन के कई महीने पहले मुहिम चलाई कि वोटर रजिस्ट्रेशन हो जाए। हो गए। समाज के तमाम सारे तबकों का, जिनका कर्नाटका की पोलिंग परसेंटेज से 10 या 12% कम होता था, उसमें 10% का इजाफा हो गया। रिजल्ट सामने है, जो है आपके सामने आ गया। ये काम क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हुआ? हम ट्रेवल कर रहे थे, इलेक्शन के पहले भी ट्रेवल कर रहे थे। मुझको इलेक्शन ये पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये उस वॉर फुटिंग पे होता हुआ नहीं दिखाई दिया जो कर्नाटक में दिखाई दिया। इतना समय बाबाओं के चरणों में लौटने की जगह अगर आप इलेक्शन मैनेजमेंट में लगाते तो शायद कुछ भला हो सकता था आपका, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपको बीएलए अपॉइंट करने की एक वो देता है, छूट देता है, एक सुविधा देता है। बीएलए क्या है? बीएलओ, तो बीएलओ जो है ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर, सॉरी बूथ लेवल ऑफिसर जो है वो ही नाम के डिलीशन का काम करता है। जो काम जो पन्ना प्रमुख की आप बात कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख क्या करता है? वो एएसडी का सहारा लेता है। एएसडी क्या है वो भी बता दूं आपको मैं। एएसडी ये है कि एब्सेंट डेड शिफ्टेड, यानी कोई मतदाता मौजूद नहीं है वहां पे अपने इलाके में, या उसकी मृत्यु हो चुकी है, या वो वहां से कहीं और शिफ्ट कर गया है। एब्सेंट डेड शिफ्टेड, एएसडी। अब वो एएसडी का सहारा लेके नाम काटते हैं। ये काम करता है बीएलओ, और बीएलओ की लिस्ट ऊपर जाती है, वही इलेक्टोरल रोल्स फाइनल हो जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को ये सुविधा है चुनाव आयोग की तरफ से कि उन बीएलओ से कोऑर्डिनेट करने के लिए बीएलए बनाए, बूथ लेवल एजेंट। कितनी पॉलिटिकल पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट हैं और कांग्रेस के या दूसरी विपक्षी पार्टियों के? क्या हर बूथ पर बीएलए है? क्या उसकी ट्रेनिंग है कि वो कैसे करे, कि कैसे एएसडी की मुहिम को डिफीट करे? उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है। और ये बीएलओ भी कोई बहुत ट्रेन लोग नहीं होते, जहाँ आमतौर पे आशा मितानिन, ग्राम सेवक, ऐसे ही लोग होते हैं। बिल्कुल। तो ये इस पे जरा ध्यान दें अगर लोकसभा के चुनाव के पहले भी, तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी की भी इलेक्शन मशीनरी जो है वो गियर अप हो जाती है। कर्नाटक में कांग्रेस ने ये किया है, सिद्धारमैया। बाकी यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है। बिल्कुल, कर्नाटक में किया। कर्नाटक में जिस मजबूती के साथ, जिस ईमानदारी के साथ और जितनी मेहनत के साथ कांग्रेस मैदान में कूदी थी, चूंकि हम लोग भी वहां गए थे कवरेज के लिए और उसको हम लोगों ने देखा था, उसी को यहां बयां कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी। और उस ईमानदारी, उस मेहनत के साथ क्या दूसरे राज्यों में भी, तेलंगाना में दिखाई दिया। जैसे ही कर्नाटक का चुनाव खत्म होता है, तेलंगाना में प्रियंका गांधी की एक बहुत बड़ी सभा आयोजित होती है। रेवंत रेड्डी लगातार पिछले 2 साल से लगे हुए थे तेलंगाना में, रिजल्ट सामने है, लेकिन क्या
क्या भूपेश बघेल उतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे थे? ईवीएम की बात, बाकी बातें तो हम कर ही रहे हैं, वो भी एक पहलू है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। ईवीएम में छेड़छाड़, ईवीएम में हैकिंग, ईवीएम में गड़बड़ियां, जितनी बातें हैं सब कुछ हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप कैसे अश्योर करेंगे कि नहीं, हमने जो काम किया है और उसके दम पर मतदाता निकल के हमको ही वोट कर रहा है, ये भी देखना होगा। एक पहलू ये भी है। चलिए उस पर और भी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक दूसरा पहलू ये कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इतने सारे और जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, इसकी चिंता सिर्फ एक आदमी को है और वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं बात कर रहा हूं बीजेपी के मुख्यमंत्री, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री की। लेकिन कितना डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कितना आश्वस्त हैं आज की तारीख में शिवराज सिंह चौहान की वही मुख्यमंत्री बन रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट जी जी। शिवराज सिंह चौहान बड़े ही चतुर राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने बड़ी बुद्धिमत्ता से कहा है कि देखिए, न तो मैं पहले कभी सीएम पद की दौड़ में था, न मैं अब हूं, मैं इस दौड़ में हूं ही नहीं। लेकिन वो मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री के रूप में अफसरों की बैठक दे रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। छिंदवाड़ा गए, उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में 7 की 7 सीटें कांग्रेस कैसे जीत गई? भाई आश्चर्य की बात है, हमने तो इतनी कोशिश की थी लेकिन 7 सीटें कांग्रेस कैसे जीत गई? वैसे ही जीत गई जैसी बात अभी प्रशांत जी कर रहे थे। उन्होंने छिंदवाड़ा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पर बहुत कार्य किया, कोई ऐसा मौका नहीं दिया जहां कोई और पार्टी आके जगह बना ले। उन्होंने आज छिंदवाड़ा में सांसद कांग्रेस का है, सभी 7 विधायक कांग्रेस के हैं, नगर निगम में कांग्रेस है, जिला पंचायत में कांग्रेस है। तो अगर कांग्रेस संगठित होकर काम करे तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लिए रास्ते बंद हैं। दूसरी बात कि कांग्रेस को 40% वोट मिले इस बार भी, जो भी बीजेपी की लाइन बड़ी हो गई, बीजेपी ने सपा बसपा निर्दलियों के वोट लिए, ज्यादा वोट बढ़ा लिए अपने, लेकिन कांग्रेस के वोट कम नहीं हुए। तो इसके पीछे भी कांग्रेस की मेहनत रही। इस चुनाव में एक और चीज हुई राजीव जी, वो ये कि जो वोटर 80 साल के हैं या बीमार हैं, चलने फिरने में अक्षम है, उनके घर जाकर वोटिंग, उनका मतदान लिया गया, पर्ची भरवाई गई उनसे, उनके दस्तखत किए गए। तो उन आरएसएस ने इसके लिए 3 महीने पहले से तैयारी कर रखी थी। हर मोहल्ले में कौन बीमार है, कौन 80 साल का है, वो लिस्ट उन्होंने बना रखी थी। और वे ये कह के कि हमारे मुख्यमंत्री की ओर से आपको सम्मानित किया जा रहा है, शाल श्रीफल देने आए हैं, जल्दी स्वस्थ हों, इस बहाने वो आते और उनका वोट ले जाते। तो ये तिकड़म भी उन्होंने की है। ये वोट बहुत बड़े नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में, लाखों नहीं है, लेकिन जिन जिन सीटों पर है जहां कम वोटों से फैसला होता है, वहां ये वोट बड़े महत्वपूर्ण रहे। तो बीजेपी को संगठन का फायदा मिला, लेकिन कांग्रेस भी संगठन संगठन तैयार है। और पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ लेवल पे होते ही थे, ऐसी कोई नई बात नहीं है। बीच में कांग्रेस थोड़ी ढीली हो गई, अब फिर सक्रिय है। एक बात अभी कैलाश विजयवर्गीय ने कही है कि रविवार तक इंतजार करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी अब कल परसों भी इस पर चर्चा की जा सकती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और इस पर चर्चा की जा सकती है। और अभी तो खास बात है कि कांग्रेस के जो बीजेपी पार्टी ने अपने ओर से जो प्रतिनिधि बनाने थे, जो पर्यवेक्षक थे, वो ही नहीं बनाए जो विधायकों से मिलेंगे। उनकी लिस्ट नहीं बनी है, उनकी लिस्ट बनेगी, फिर वो राजधानियों में जाएंगे, फिर विधायकों से मिलेंगे, फिर वापस दिल्ली जाएंगे, फिर नड्डा जी को, ऑफिशियली नड्डा जी को या मोदी जी को रिपोर्ट देंगे, और फिर वो टिक करेंगे कि किससे मिलना है। मुझे लगता है कि जिस तरह वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, उस हिसाब से राजस्थान में अगर दिया कुमारी जी को सीएम बना दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वो कह चुकी है कि हम तो भगवान राम के वंशज हैं, और तो ऐसा मौका बीजेपी छोड़ेगी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। जी राजीव जी, भगवान के राम के वंशज को अगर मुख्यमंत्री बना दें तो फिर 22 तारीख को भगवान राम को जिसको कुछ ऐसे ही नारा था ना कि उनको हम लेके आए हैं, कुछ ऐसे ही, क्या था नारा प्रकाश जी? जो राम को लाए हैं हम उसी को लाएंगे।
हम उनको लाएंगे। हाँ, हम जी। उनको तो 2022 में ये नारा आप सुनेंगे, बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं। 2024 में 22 जनवरी से ये नारा बहुत गूंजने वाला है और अभी घर घर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम जगहों पे पहले से ये कहा जा रहा है कि आपके यहाँ से कितने लोग जाएंगे अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन में, अपनी लिस्ट दे दीजिए। तो ये सुनने में आया, मैं छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश से, और प्रकाश जी ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि छत्तीसगढ़ से तो ये खबर बिल्कुल पक्की खबर मैं बता रहा हूँ कि वहाँ घर घर में ये बताया जा रहा है कि आप लोगों में से, आपके घर से कितने लोग, आपके परिवार से कितने लोग अयोध्या जाना चाहते हैं। एक सूची है, वही बूथ लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख, वो देंगे और उन सब का टिकट फ्री, रहना खाना फ्री। वो अयोध्या घूम के आएंगे जनवरी में, अयोध्या घूम के आएंगे, राम मंदिर का भव्य दर्शन करके आएंगे और उसके बाद अप्रैल मई महीने में वोट देंगे। तो किसको वोट देंगे आप समझ सकते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों को, इंडिया अलायंस को ये बात सोचना होगा कि आखिर इसकी काट क्या है। बहुत सारी चीज़ें राजनीति में रहती हैं और उन तमाम पहलुओं पे चर्चा विपक्षी दलों को ज़रूर करना चाहिए। बैठ करके जब आप चर्चा करते हैं तो इन तमाम मसलों पे होनी चाहिए चर्चा। आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए। ये राजस्थान में आखिर चल क्या रहा है जयशंकर जी, आपसे समझना चाहता हूं। और उसमें भी वसुंधरा राजे के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो, अगर उनके साथ ज्यादती हुई, उनको सीएम नहीं बनाया गया तो वो पार्टी तोड़ भी सकती, यानी बीजेपी से बगावत कर सकती हैं और अशोक गहलोत के साथ हाथ मिला सकती हैं। कितना दम इसमें देखते हैं आप? नहीं राजीव जी, अशोक गहलोत और वसुंधरा की मिली भगत के चर्चे तो बहुत पहले से ही होते रहे हैं। जब सचिन पायलट के साथ कुछ विधायकों ने बगावत की थी तो उस समय भी बताया जाता है कि साहब वसुंधरा जी उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करके आई थी, उन्होंने बचाव किया, उनकी सरकार बची थी, तो इसमें उनका योगदान भारी था। तो ये बातें तो चलती रहती हैं और उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा ये है कि देखिए, सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश की बात भी है, छत्तीसगढ़ की भी बात है। जितने वायदे करके कांग्रेस आई थी और जिनको पूरा नहीं कर सकी, तो उसके चक्कर में फिर वो समाज उससे, कांग्रेस से कट गए। जैसे छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज है, जैसे छत्तीसगढ़ का साहू समाज है, जैसे आदिवासी हैं, ये सारे लोग जो थे, अकलियत के लोग भी उस ढंग से उतना सक्रिय नहीं रह गए थे जितना पहले पिछले चुनाव में थे लोग। तो वही हालत अभी इन्होंने कह दिया कि साहब हम किसी साहू समाज के आदमी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आदिवासियों के बीच में कहलवाया कि हम किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब अगर नहीं बनाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है दूसरे लोग तो नाराज होंगे ही होंगे, नाराजगी इनको 3-4 महीने बाद झेलनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो सो कॉल्ड आला कमान है, यानी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, उनके दिमाग में ये बात जरूर होगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो 2024 हमारा कैसा होगा। इसी हिसाब से देखिए, वसुंधरा राजे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र जननेता है जिनकी पूरे राज्य के सभी वर्गों में अपनी पकड़ है, इससे कोई दो राय नहीं है। पिछले चुनाव में जिस तरह से मोदी जी के लोगों ने नारा लगवाया था कि साहब मोदी जी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो वो बात वसुंधरा नहीं भूली हुई है। इस बार भी जिस तरह से पहली सूची आई उनका नाम ही गायब था, उनके लोगों को टिकट तक नहीं दिया और मैसेज दिलवाया कि साहब वसुंधरा तेरी ऐसी तैसी, हम पार्टी अपनी खड़ी करने जा रहे हैं। लेकिन बाद में जब दबाव बढ़ा, लगा कि नहीं वसुंधरा को इग्नोर करके आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वहां पे, तो फिर बाद में उनके लोगों को उम्मीदवारी दी गई, उनका भी टिकट फाइनल हुआ और वो चुनाव लड़ी। तो इस बार वही है कि दिया कुमारी हो चाहे बाबा बालकनाथ हो, बालकनाथ के जरिए चाहेंगे वो कि ओबीसी यादवों के बीच में अपनी एक पैठ जमाएं, क्योंकि बालकनाथ के बारे में बताया था वो यादव हैं मूल रूप से, लेकिन नाथ संप्रदाय के हैं। तो दूसरी तरफ मन में भी डर लगता है कि साहब कहीं योगी आदित्यनाथ और बालकनाथ दोनों नाथ मिल गए तो फिर तो तीसरे नाथ के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है 2024 में, कहीं ये बात भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब खास तौर से मध्य प्रदेश में हम तो सोच के दंग रह जा रहे हैं कि साहब अगर मुख्यमंत्री तो कोई एक बनेगा, हो सकता है कि 2 उप मुख्यमंत्री भी बना देंगे आप, लेकिन जो दर्जन भर सांसद जीत करके आए हैं, केंद्रीय मंत्री, अब नरेंद्र सिंह तोमर क्या करेंगे? कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके अंदर में वो काम करेंगे क्या? वो मंत्री बनेगा वहां पे, या फिर वापस आएंगे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 2024 में, तो फिर विधानसभा का फिर से बाई इलेक्शन कराना पड़ेगा। प्रहलाद सिंह पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, बेचारे वो कह रहे थे हम हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करने आए थे, यहाँ तो हमको गली गली घुमा दिया। तो अब गली गली घूम करके जीत के तो आ गए हैं, तो अब क्या हो
किसी शिवराज सिंह के या ज्योतिरादित्य के या तोमर के या किसी के भी क्या अंडर में रह करके राज्य मंत्री बनेंगे क्या, वो राज्य सरकार में मंत्री बनेंगे क्या? तो ये सारे सवाल। उसी तरह से राज्यवर्धन राठौर केंद्र सरकार में मंत्री हैं, रहे हैं। ये दिया कुमारी राजरानी हैं, राजघराने की पुत्री हैं, तो उनके साथ भी है कि भाई अब हम संसद में थे, अब आकर के हम विधायक बन गए, तो क्या अब हम किसी के साथ मंत्री बनने के लिए आए हैं क्या? बाबा बालकनाथ हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, अब वो अगर पता लगा कि वो अगर विधानसभा में आ गए मंत्री बनेंगे कि मुख्यमंत्री बनेंगे कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरह के सवाल हैं। लेकिन वसुंधरा में ये दमखम है और वो इस बात का लगातार जब से नतीजे आए हैं, विधायक जा करके उनके प्रति अपनी निष्ठा जता रहे हैं और कह रहे हैं कि महारानी में हम लोग आपके साथ हैं, आपके कहने पे इधर या उधर कहीं भी जा सकते हैं। इस तरह का आश्वासन उनको लगातार मिल रहा है। ऐसे में हो सकता है कि मान लीजिए अशोक गहलोत और वो मिल करके कुछ ऐसा हो जाए कि सरकार उनके नेतृत्व में बन जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन यह है कि चूंकि केंद्र में सरकार अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी की है, तो ये लोग जल्दी इस तरह के ऑपरेशन को सफल होने देंगे नहीं। मुझे जहां तक लगता है, हो सकता है कि कहीं न कहीं ऐसा एक खबर ये भी आ रही है कि इन तीनों छत्रपों को ही, रमन सिंह को और वसुंधरा जी को और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, फिर लोकसभा चुनाव के आगे पीछे इन लोगों के फिर नमस्कार कर लिया जाए। ये बात भी हो सकती है। लेकिन कहीं न कहीं भाजपा के आला कमान को लेकर के एक परेशानी तो दिमाग में है कि 2024 के लिए कौन मुख्यमंत्री मुफीद होगा जो सबको जोड़ के रख सकता है, और उसी की तलाश है। अब सोचिए जरा हमारे मीडिया का हाल, अगर कांग्रेस होती और कांग्रेस के तीनों राज्यों में बहुमत मिला होता और 4 दिन लग गए होते अगर मुख्यमंत्री चुनने में, तो मीडिया हमारा एकदम हलाकान हो जाता, पूरा का पूरा उफान, धरती तूफान खड़ा कर लेता कि साहब खींचतान बढ़ गई है, टांग खिंचाई हो रही है, कौन कांग्रेस का आलाकमान तय नहीं कर पा रहा है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन हमारे मीडिया के भाई एक बार भी मध्य प्रदेश के बारे में, राजस्थान के बारे में या छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा नहीं कर पा रहे हैं कि सबसे बड़े नेता, सबसे ताकतवर नेता भी जिनके अनुशासन का डंडा चलता है, वो भी अपने राज्यों के मुख्यमंत्री 4 दिन बाद भी तय नहीं कर पा रहे हैं। इस पर एक बार भी मीडिया में सवाल नहीं होता है। तो ये सारी बातें हैं। अब दूसरा ये भी है कि जिस तरह से देखिए, लोग कहते हैं ना कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रहे थे, तो भैया दक्षिण भारत तो भाजपा मुक्त हो गया। अब पूर्वोत्तर में भी मिजोरम में आप 2 सीटों पे सिमट के रह गए। जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में मिजो नेशनल फ्रंट था, उसकी सरकार चली गई, तो वहां से भी आपका तो धीरे धीरे खात्मा होना शुरू हो गया है। तो अगर देखिए, दिक्कत यह है कि जिस तरह से अपोजिशन बंट करके चुनाव लड़ा है विधानसभा के चुनाव में, कांग्रेस के लोगों का जो छत्रपों का अहंकार था वो थोड़ा भारी पड़ा है। अब एक सबक है कि लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस मिलकर के लड़ेगा और मजबूती और ताकत के साथ लड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है जितनी खामख्याली लोगों की है कि साहब हम ही तीसरी बार भी झंडा फहराएंगे और हम ही करेंगे, तो जनता का मन पलटने में देर नहीं लगती है। और जैसा आपने कहा वो अयोध्या की बात, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारा तो गूंजाएंगे, हर चुनाव में गूंजाते हैं। ये कर्नाटका में भी गूंजा रहे थे, लेकिन कर्नाटका में नहीं चल पाया। अब अपोजिशन अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेगा, जन समस्याओं को लेकर के अगर सामने आएगा, देखिए मध्य प्रदेश में क्या क्या नहीं हो रहा था, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने कभी कोई आंदोलन नहीं किया। उस ढंग से जन समस्याओं को लेकर के, जन आक्रोश को लेकर के उसको अभिव्यक्ति देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। अगर आज से 4-5 महीने तक जो ये सरकारें बनेगी, तो कहीं ना कहीं इनकी इनकम्बेंसी शुरू हो जाएगी। पहले की इनकम्बेंसी थी और अब नया कुछ तो कुछ होगा ही। अब राजस्थान में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद ही जो करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं उनकी हत्या हो गई जिस ढंग से, और उसको लेकर पूरे राज्य में बवाल हो रहा है। तो ये भी तो हो रहा है ना कि भाई भाजपा की सरकार आते ही एक राजपूत नेता की हत्या हो गई, तो इसको भी तो लोग जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं जोड़ेंगे ही। तो इस तरह की चीजें हैं। अब उसको कांग्रेस के लोग किस तरह से संजीदगी के साथ इशूज को उठाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, और जनता ही माई बाप है। लोकतंत्र में ईवीएम मशीन तो ठीक है, अपना एक कारण बन सकती है, कारक बन सकती है, लेकिन माई बाप जनता है। जनता जनार्दन की अदालत में लोग जाएंगे और अपनी बातें रखेंगे तो जनता सुनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात एक जैसे मैं कह रहा हूं राजीव जी, इस बात पे मैं लगातार, जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी मैंने कहा था कि सभी राजनीतिक दलों को, भाजपा ने इस काम को कर लिया है, बाकी राजनीतिक दलों को चुनावी प्रकोष्ठ को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, बहुत मजबूत इकाई बनानी पड़ेगी, और उसको कहना होगा कि भैया 5 साल तक आपका काम होगा। कांग्रेस के जमाने में भी वोटर लिस्ट मैनेज होती थी, उसमें भी बहुत सारे नाम गायब हो जाते थे, कुछ जुड़ जाते थे और मतदान केंद्र बदल जाते थे, लेकिन उसके लिए थोड़ी असुविधाजनक स्थिति होती थी।
भाजपा के लिए तो बहुत आसान है, यादव नाम देखा बाहर करो, मुसलमान नाम देखा बाहर करो, यहां से हटा करके वहां कर दो, इनको तो आसानी मिल जाती है ना। तो अगर हम में से कितने लोग हैं जब वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होता है तो कभी चेक नहीं करते कि हमारा नाम है कि नहीं है। देखिए राजनीतिक दलों को तो इकट्ठा ही चाहिए ना कि वोटर लिस्ट बनने से लेकर के काउंटिंग तक क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या परेशानियां आएंगी, उसके हिसाब से हमारे पास क्या इंतजाम है, ये सारी बातें तो करनी पड़ेंगी। कौन ईवीएम मशीन में वोटिंग दर्ज हुई है और किस ईवीएम मशीन की काउंटिंग हो रही है, जब तक इसकी आप मिलान नहीं करेंगे। वीवीपैट की बात, जैसे हम लोग जब आरोप लगाते थे, कहते थे कि साहब जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो किताब लिखी थी, तो जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि नहीं साहब, हमारे लिखने के बाद, हमारे हंगामा करने के बाद ही वीवीपैट की व्यवस्था शुरू हुई थी। लेकिन वीवीपैट की जो व्यवस्था हुई उससे क्या कभी मिलान हुआ है क्या कि वीवीपैट में क्या दर्ज हुआ है और गिनती किस वोट की हो रही है? तो कभी आज तक हुआ ही नहीं, और ना तो कभी राजनीतिक दल उस पर, उनके काउंटिंग एजेंट उस पर दबाव भी बनाते हैं। तो इसके लिए कम से कम सभी राजनीतिक दलों को अपने अंदर की ताकत को मजबूत करना पड़ेगा और तभी कोई बात बनेगी। अदरवाइज तो ठीक है, ये तो चलता ही रहेगा, इनका अपना खेल करते रहेंगे। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। ईवीएम से लेकर अलग अलग मसलों पे और कैसे आप बूथ लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं मतदाताओं को, यानी कि मतदाताओं को रिझाने, मनाने, अपनी ओर करने की जो भी कोशिश है, उसके लिए क्या कुछ करना है ये तो है ही। उसके अलावा ईवीएम के लिए एक विशेष, एक स्पेशल आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत, और अगर किसान आंदोलन 13 महीने बाद सरकार को झुका सकता है तो क्या ईवीएम का आंदोलन सरकार को नहीं, या चुनाव आयोग को नहीं झुका सकता? ये बड़ा सवाल नहीं है, बहुत छोटा सवाल है, आपके सामने उदाहरण है। और इस पर क्यों नहीं संजीदगी के साथ विपक्षी दल एक साथ एकजुट होकर आगे सोचते, आगे करते हैं? तो ये तमाम बातें, और साथ साथ 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चयन अभी तक क्यों नहीं हो पाया? जिस वक्त हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी इसी वक्त जेपी नड्डा के साथ मुलाकात कर रही हैं उधर वसुंधरा राजे सिंधिया। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया इतनी आसानी से मैदान छोड़ देंगी? क्या शिवराज सिंह चौहान इतनी आसानी से मैदान छोड़ देंगे? ये बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब बीजेपी को देना होगा, और आज नहीं तो कल हम सबके सामने जवाब आ भी जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि मैदान से ये दोनों दिग्गज नेता जो हैं हटा दिए गए, तो आप समझ सकते हैं कि 2024 का कुछ और नतीजा सामने दिखाई देगा। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इन तीनों राज्यों में जो रिसोर्ट के मालिक हैं वो झाड़ पोछ करके अपना रिसोर्ट ठीक ठाक कर लें, दिन आने वाले रिसोर्ट के। बस वाले भी, बस भी चाहिए ना। हाँ, बस वाले भी, वोल्वो बसें, वोल्वो बसें। ये भी सही कह रहे हैं। अमलेंदु जी कुछ कह रहे हैं? जी राजीव जी, शुरू हो चुका है। होटल में पहुंच गए थे 5 विधायक। अभी खबर आ रही है राजस्थान से, कई मीडिया उस पर है कि 5 विधायक किसी कांग्रेस नेता के होटल में पहुंच गए थे। तो अब ये सब चीजें शुरू हो गई हैं। तो जो है वो पहले जो ऑपरेशन लोटस का डर होता था, मुझे लगता है ये कहीं ऑपरेशन हस्त का डर तो नहीं शुरू हो गया है। अभी किसी कुछ भी हो, लेकिन चीजें जो दूसरों के लिए कही जाती थी वो घरों के अंदर भी कुछ ना कुछ हो सकती हैं। तो इसलिए कभी भी जो है इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए जो भाई लोग किया करते। जिसके घर शीशे का हो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मारते हैं, ये भी कहावत है, लेकिन सच्चाई है। और इस बात को समझना होगा, राजनीति में सब कुछ जायज़ है, ये भी कहा जाता है। तो जब आप राजनीति कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अगर एक उंगली किसी और के ऊपर उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी रहती हैं। ये तमाम बातें जो बिल्कुल प्रूव्ड हैं, इसीलिए यहाँ ये बात रखना ज़रूरी है। आने वाले समय में, अगले 3 दिनों में बहुत कुछ आप इन तीनों राज्यों से देखेंगे। बहुत कुछ पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन आप इस पिक्चर को, दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश के मीडिया का, कि वहाँ आप नहीं देखेंगे। अगर यही पार्टी जो है वो बीजेपी की जगह कांग्रेस होती तो मज़ा बहुत आता आप लोगों को, बहुत मज़ा आता कि क्या क्या नहीं देखते आप सुबह से लेकर शाम तक। अभी जैसे ही रिजल्ट आए थे सामने तो इंडिया गठबंधन को लेकर खूब चर्चा होने लगी। अभी आप केयर कीजिए कि 3 तारीख के बाद से राहुल गांधी को डिफेम करने की कितनी कोशिशें हो रही हैं। लगातार राहुल गांधी के ऊपर फिर से एक वार किया जा रहा है, और वो इसलिए कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो अपनी छवि में निखार और उनकी मतलब
छवि तो उनकी निखरी हुई पहले से थी ही, लेकिन मीडिया को भी झुका दिया था राहुल गांधी ने। उस मीडिया को जो कभी बात करने के लिए, उनके पक्ष में कोई बात रखने के लिए तैयार नहीं होता था, उस मीडिया के सामने अब फिर से कोशिशें में लोग लगे हुए हैं कि राहुल गांधी को डाउन किया जाए। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, लेकिन बहुत मज़ेदार है अगला 2-3 दिन, इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जयशंकर गुप्ता जी